Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read the chapter number, no, not chapter number, even section number 4 of conduct rules, right? Even yesterday, we have completed up to section number 3, and now we are going to read from section number 4 onwards. So, let's begin this. It says employment of near relatives of government servant in companies or firms. Okay. So, then no government servant shall use his position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of his family in any company या फिर फर्म. देखिए कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है अपनी पोजीशन यूज नहीं करेंगे. ठीक है. नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज his position to influence directly or indirectly to secure employment for any member of his family. किसी भी कंपनी या किसी भी फर्म में अगर आप मान लीजिए वर्किंग है, जहाँ पर वो जो फर्म या फिर जो कंपनी है आपकी मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट के अंडर लाया करती है, तो वहाँ पर जो है आपको किसी भी तरीके से कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना है, सो दैट योर फैमिली मेम्बर या कोई भी जो है दे कैन गेट द जॉब, राइट. Secondly, है इसका no class 1 officer shall, except with the previous sanction of the government, permit his son or daughter or other dependent to accept employment in any firm or company with which he has official dealings or in any other company firm having official dealing with the government. तो देखिए कोई भी क्लास 1 अगर ऑफिसर है, ठीक है, वो जो है प्रीवियस सैंक्शन के मतलब गवर्नमेंट से पहले वो परमिशन लेंगे, एक तरीके से प्रीवियस सैंक्शन लेंगे आप वो, ठीक है, गवर्नमेंट से टू परमिट हिज सन और डॉटर, ठीक है, टू एक्सेप्ट द एम्प्लॉयमेंट इन एनी फर्म या फिर कंपनी जिसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है. ठीक है, या फिर उनकी खुद की ऑफिशियल डीलिंग्स हैं अगर वो खुद उस पोजीशन पर है, या फिर हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स विद द गवर्नमेंट. ठीक है, कोई भी ऐसी फर्म जिसकी ऑफिशियल डीलिंग्स है विद द गवर्नमेंट वो उनको नहीं करना है. अगर उनके सन या फिर डॉटर अगर मान लीजिए किसी ऐसी फर्म या कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं, देन ही विल हैव टू ऑब्टेन द परमिशन फ्रॉम द प्रीवियस सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट. देखिए परमिशन नहीं लिखा है यहाँ पर, इन्होंने लिखा है प्रीवियस सैंक्शन लिखा गया है. ठीक है, हम कई बार इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं दैट इट इज परमिशन, प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा आपको उनसे एक तरीके से. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. प्रोवाइडेड दैट वेयर द एक्सेप्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट अवेट प्रायर परमिशन. कई कई जगह पर ऐसा होगा कि आपको एकदम से ही जाके ज्वाइन करना है, राइट, परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, और इज अदरवाइज कंसिडर्ड अर्जेंट. अगर मान लीजिए कभी अर्जेंटली आपको जो है कोई भी फर्म है उस फर्म को जाके ज्वाइन करना है, द मैटर शैल बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट मे बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, देखिए कई बार ऐसा है कि जहाँ पर आपको जो है यू कैन नॉट वेट. ठीक है, द एम्प्लॉयमेंट जो है दैट कैन नॉट अवेट प्रायर परमिशन इन दैट केस, एंड वेयर इट इज कंसिडर्ड वेरी अर्जेंट, तो मैटर जो है मे बी रिपोर्टेड, यू हैव टू रिपोर्ट दैट मैटर टू द टू द गवर्नमेंट, राइट. और जो एम्प्लॉयमेंट है दैट मे बी एक्सेप्टेड प्रोविजनली, उसको आप प्रोविजनली जो है एक्सेप्ट कर लेंगे वहाँ पे. ठीक है, और फिर उसको आप प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लेंगे सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. इन दैट केस मीन्स आपको जो है अगर मान लीजिए कहीं पर ज़्यादा आपको अर्जेंसी है, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेंगे. बट येस, आपको कहीं ना कहीं उसको गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेनी है, और उसके बाद आपको वहाँ पर लिख देना है कि हम जो ज्वाइन कर रहे हैं बट वो जो है वो सब्जेक्ट टू द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलती है देन ओनली यू हैव टू कंटिन्यू, अदरवाइज नहीं. ठीक है, a government servant shall, as soon as he becomes aware of the acceptance by a member of his family. देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट को जब जैसे ही पता चलता है, ठीक है, कि जो है कि कोई भी आपके जो फैमिली मेंबर है, ठीक है, उन्होंने जो है इस चीज़ की एम्प्लॉयमेंट ले ली है, ठीक है, किसी भी फर्म में या किसी भी कंपनी में, तो यू हैव टू intimate such acceptance to the prescribed authority and shall also intimate whether he has or had any official dealings with the firm. ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा है तो वो भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा.
provided that no such information shall be necessary in case of a class 1 officer he has already obtained the sanction of or sent a report to the government. देखिए अगर आपने कोई भी जो है इस तरीके से पहले से ही आपने सैंक्शन जो है ऑलरेडी ऑब्टेन कर ली है अगर आपने, ठीक है, तो इस केस में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपको कोई ऐसी इंटीमेशन देने की ज़रूरत नहीं है इन केस जो है क्लास 1 ऑफिसर जो है इफ़ ही हैज़ ऑलरेडी ऑब्टेन दिस सैंक्शन, ठीक है, और या फिर कोई आपने रिपोर्ट भेज दी है पहले से अंडर क्लॉज 1। ओके, नेक्स्ट है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज डील विद एनी मैटर और गिव और सैंक्शन any contract to any company or firm or any other person if any member of his family is employed in that firm। देखिए कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अपने तरफ से अपनी जब वो ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, he shall deal with any matter or give sanction or any contract to any company or firm, ठीक है, if any member of his family is employed। अगर मान लीजिए आपका कोई भी फैमिली मेंबर जो है किसी कंपनी में वर्किंग है, राइट, तो आप जो है उस फर्म को अपने तरफ से कोई भी जो है कोई भी सैंक्शन या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे अंडर दैट पर्सन, राइट, और इफ ही और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज इंटरेस्टेड इन सच मैटर। अगर मान लीजिए आप अगर मान लीजिए वो खुद वो जो क्लास 1 ऑफिसर है खुद या फिर उनका कोई भी मेंबर जो है उनकी फैमिली का वो इंटरेस्टेड है इन सच मैटर और कॉन्ट्रैक्ट इन एनी अदर मैनर एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट शेल रेफर एवरी सच मैटर और कॉन्ट्रैक्ट टू हिज ऑफिशियल सुपीरियर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपको देना भी है तो आप उस केस में क्या करेंगे, यू विल इंटीमेट दिस टू योर ऑफिशियल सीनियर जो, ठीक है, ऑफिशियल सुपीरियर को आप जो है अपनी तरफ से इंटीमेट करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट टू हिज ऑफिशियल सुपीरियर एंड द मैटर और कॉन्ट्रैक्ट शैल देयर आफ्टर बी डिस्पोज्ड ऑफ। और जो मैटर या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्पोज ऑफ किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अथॉरिटी टू हुम द रेफरेंस इज मेड। जैसे भी आपके सीनियर्स बोलेंगे उस तरीके से उस मैटर को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो हमारा ये है ये जो फोर्थ नंबर है एक तरीके से मतलब बेसिकली क्या है कि आपको प्रायर सैंक्शन प्रायर परमिशन जो है लेनी है, नहीं ले सकते हैं, अर्जेंसी में कर लिया तब भी आपको इंटीमेट करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर आपने पहले बोल दिया तब आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 4। कुछ जीआईडीज हैं इससे रिगार्डिंग हम उनको भी बात कर लेते हैं। इट सेज एम्प्लॉय इंक्लूड्स अप्रेंटिसशिप ऑल्सो। देखिए अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं ना, जो अप्रेंटिसशिप मतलब होता है जैसे आप जॉब आपने शुरू किया, उस जॉब को शुरू करने से पहले आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रेनिंग टाइप कुछ करना पड़ता है, राइट, दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब अप्रेंटिसशिप भी है, ठीक है। So it has since been decided that consultation with the Ministry of Home Affairs that the term employment in the rule includes apprenticeship whether paid or unpaid, दोनों जो है इसके अंदर कंसीडर की जाएंगी। okay? नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लोज रिलेशंस टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। देखिए ऑल फ्यूचर एम्प्लॉयज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी को एक्सेप्ट किया है उन्होंने। ग्रुप डी एम्प्लॉयज on first appointment in service should furnish information in respect of their close relations in the enclosed pro forma, ठीक है, which should be added to the confidential report dossier of the employee concerned। सबसे पहले क्या है आपको देखिए कि जितने भी ऑल फ्यूचर एम्प्लॉयज जो है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट डी को छोड़ के, जो ग्रुप डी है उनको छोड़ के, ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट जैसे ही उनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, they should furnish the information in respect of their close relations in the enclosed pro forma which should be added to the confidential report, जो कि आपके confidential report के अंदर report जो dossier है उसके अंदर दिया जाएगा of the employee concerned। any change in the particulars given in the pro forma should be furnished by the official at the end of each year। कोई भी change होता है तो आपको
आपको इंटीमेट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बताना है और उसके बाद आपको चेंज, अगर कोई चेंज होता है तो दैट शुड बी इंटीमेटेड, ठीक है। इट शुड बी फर्निश्ड at the end of each year to the administrative department या ministry को where he is employed. The administrative ministry या department है will incorporate the information in the dossier and keep it up to date. ठीक है, तो ये एक फॉर्म दे रखा है आपको, इसके साथ में that form to be filled by government employees on first employment like this. तो आपको सबसे पहले क्या बताना है कि क्लोज रिलेशंस क्या है आपकी, ठीक है, और वो कहाँ पर जो है जॉब करते हैं, वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। एक्सेप्ट ग्रुप डी को ऐसी नहीं देनी है, बट यस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लोज रिलेशंस एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपको देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लैरिफिकेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली इन द कंटेक्स्ट ऑफ रूल 4। अब रूल 4 के अंदर देखिए, वैसे जब अगर अगर हम कंडक्ट रूल्स की बात करें तो उसके अंदर सन, डॉटर, वाइफ, हस्बैंड, स्टेप सन, स्टेप डॉटर ये था, राइट। और वो जो है डिपेंडेंट होना चाहिए आपके ऊपर, हमने पढ़ा था इनके बारे में, राइट। बट अब ये कहते हैं इस रूल 4 के अकॉर्डिंग फैमिली मेंबर्स की जो है वो डेफिनेशन क्या होगी। तो रूल 4(1) ऑफ CSS कंडक्ट रूल्स कहता है दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज हिज पोजीशन इन और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी मेंबर इन हिज फैमिली और इन एनी कंपनी और फर्म, ठीक है। और 4(3) बोलता है दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall, in the discharge of his official duties, deal with any matter or give or sanction any contract to any company or firm or any other person if any member of his family is employed in that firm or under that person, or he or any member of his family is interested in such matter or contract in any manner, and the government servant shall refer every such matter or control or contract to his official superior, and the matter of contract shall thereafter be disposed of according to the instructions of the authority to whom the reference is made। ठीक है, ये आपका 4(3) बोलता है। तो as per rule 2 of the CSS conduct rules 1964, the definition of members of family may differ from that given in the rule 2, मतलब वहां से जो है चेंज हो जाएगी। For removal of doubts, it is clarified that in the context of Rule 4(1) and 4(3), member of family in relation to government servant include the wife। तो यहाँ पे कौन कौन इंक्लूड कर रहा है इसके अंदर, that include the wife, okay, और husband as the case may be, okay, then we have son or daughter। फिर आता है, देखिए वहां पर जो है पेरेंट्स का नाम नहीं था कनेक्ट रूल में, लेकिन यहाँ पर क्या है, पेरेंट्स भी है। देन यू हैव ब्रदर और सिस्टर और एनी अदर पर्सन रिलेटेड, या फिर कोई भी पर्सन जो है दैट इज रिलेटेड टू एनी ऑफ देम बाय ब्लड और मैरिज, वेदर दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। वो आपको सारी इंफॉर्मेशन वो आपका फैमिली के अंदर कंसिडर किया जाएगा। आई रिपीट, देखिए जहाँ पर हमारा जो 2 का 1 पार्ट है, आई जस्ट गो टू दैट, जहाँ पर हमारा जो है फैमिली बताया गया थी हमारे कि इस केस में जो कंडक्ट रूल्स हैं, कंडक्ट रूल्स के अंदर जो है हमारी फैमिली की डेफिनेशन क्या है, राइट। तो हमारा फैमिली की डेफिनेशन के अंदर था वाइफ और हस्बैंड, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ हस्बैंड और वाइफ जो सेपरेट हो चुके हैं किसी भी ऑर्डर या कंप्लेंट कोर्ट की वजह से, ठीक है। सन और अ डॉटर, स्टेप सन और स्टेप डॉटर, ठीक है, होली डिपेंडेंट ऑन हिम बट डज नॉट इंक्लूड अ चाइल्ड और स्टेप स्टेप चाइल्ड जो कि डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। या फिर जिसकी जो हु इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट और हु इज कस्टडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द custody the government servant has been deprived, and whether by blood or by marriage, कोई भी हस्बैंड वाइफ है होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। इसके अलावा कोई भी, चाहे ब्लड से हो या फिर मैरिज शादी हुई हो, जो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, होली डिपेंडेंट होगा, वो उनका कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिकली पेरेंट्स का नाम नहीं लिया था वहां पर, डिपेंडेंट वर्ड बोला गया था। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या दिया गया है, दैट इंक्लूड्स द वाइफ, ठीक है। अगर कोई भी आपकी वाइफ उस तरह से फर्म में है, हस्बैंड तो बताना ही, आपका सन डॉटर के बारे में बताने हैं। इवन अगर आपके पेरेंट्स वहाँ उन जॉब्स उन फर्म्स के अंदर काम करते हैं, ठीक है, तो भी आपको बताना है। इवन आपका ब्रदर या फिर सिस्टर या फिर कोई भी पर्सन रिलेटेड टू एनी ऑफ देम, मतलब इनसे भी कोई भी पर्सन अगर वहाँ पर रिलेटेड है, मान लीजिए कोई भी, ठीक है, बाय ब्लड या फिर मैरिज, बाय ब्लड से अगर मैरिज से कनेक्टेड है या फिर मैरिज से, जैसे मान लीजिए आपके ब्रदर की शादी हो रखी है एंड योर जो आपकी जो सिस्टर इन लॉ है, आपकी जो भाभी है, शी इज़ वर्किंग देयर इन अ फर्म, तो वो भी इसके अंदर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। सिमिलरली आप आपके सिस्टर की शादी हो रखी है
ठीक है। अ, और वो उनके जो हस्बैंड है, ही इज वर्किंग देयर, तो वो भी आपको बताना है, बिकॉज इट्स गिवन देयर वेदर दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट। तो मतलब इनके कोई भी रिलेशन में किसी तरीके से भी है, वो आपको इंटीमेट करना है। ठीक है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। पर ध्यान दीजिएगा, दैट इंक्लूड्स हस्बैंड और वाइफ, सन, डॉटर, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है, और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू देम बाय ब्लड और बाय मैरिज, वेदर दे आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट, आपको इंटीमेट करना है। नेक्स्ट है आपका जो जीआईडी है, वो बोलता है दैट इज प्रायर परमिशन इंटीमेशन नेसेसरी फॉर एक्सेप्टिंग एम्प्लॉयमेंट इन फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, तो उस केस में आपको क्या करना है? देखिए, अगर आपके पास फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, देन यस, इन दिस केस acceptance of employment in any of the following categories of foreign organization in India by any member of family of a government servant would be subject to prior permission और prior intimation। ठीक है, तो क्या होगा? इट विल बी सब्जेक्ट टू, ये तो आपको पता ही है सबसे पहले, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक है, बाय एनी मेंबर, जो कोई भी फैमिली का मेंबर है, दैट वुड बी सब्जेक्ट टू प्रायर परमिशन या फिर प्रायर इंटीमेशन। अगर सबमिशन नहीं तो प्रायर इंटीमेशन एटसेट्रा, एज द केस में बी। Foreign missions are and related organizations like United States International Communication Agency, British Council, Cooperative for American Relief Everywhere, Catholic Relief Services, etc. ठीक है, तो फॉरेन मिशंस जो हैं एंड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर अगर कोई भी ज्वाइन करता है, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेमली यूएन एंड अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस और एनी अदर सिमिलर बॉडी ऑफ विच इंडिया इज अ मेंबर, वो आपको बताना है। फॉरेन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज फॉलोज। अब कोई भी अगर फॉरेन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अ फॉरेन कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 591 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 एंड ऑल्सो इंक्लूड अ कंपनी which is a subsidiary of a foreign company, a multinational corporation with the meaning of the Companies Act, a corporation not being a foreign company incorporated in a for देखिए, a corporation जो भी कोई corporation है, not being a foreign company incorporated in a foreign incorporated in a foreign country। जो कॉरपोरेशन है वो खुद से फॉरेन कंपनी नहीं है, बट वो इनकॉर्पोरेट हुई है कहाँ पर? फॉरेन कंट्री के अंदर, तो वो भी आएगा। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अगर FCRA से 1976 का जो एक्ट है, अगर उसके दायरे में भी आता है, तो भी वो एक फॉरेन कंपनी ही माना जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब भी आपको किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो है कोई भी आपके फैमिली मेंबर, कोई भी एनी मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, जो क्या होगा? सी विल बी सब्जेक्ट टू प्रायर परमिशन। तो कोई भी फॉरेन मिशन हो गया आपका, ठीक है, कोई भी आपका फॉरेन मिशन हो गया, वो आपको बताना है। देन यू हैव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया कोई भी आपका, नेमली यूएन एंड अदर रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, वो आपके बारे में बताना, आपको इंटीमेट करना है। फॉरेन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया कोई भी आपका, ठीक है, वो आपको इंटीमेट करना है। जैसे फॉरेन कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ कमर्शियल हो गया कोई भी कमर्शियल कंपनी विद अ सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट, कॉर्पोरेशन नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, देन अ कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 इफ मोर देन वन हाफ ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट शेयर कैपिटल इज हेल्ड ईदर सिंगली और एग्रीगेट बाय वन और द मोर द फॉलोइंग, लाइक कोई भी गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री अगर उसको हेल्ड करा, तो वो ऑटोमेटिकली जो है उनका फॉरेन कंट्री का पार्ट हो गया। सिटीजन्स ऑफ फॉरेन कंट्री अगर उसके अंदर है, ठीक है, तो जो शेयर जो है ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, तो येस, इन दैट केस दैट बिकम्स अ फॉरेन कंपनी। कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, तो जो है फॉरेन कंट्री बन जाता है। ट्रस्ट, सोसाइटीज और अदर एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, कोई भी ट्रस्ट है, सोसाइटी है, कोई भी अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड इन अ फॉरेन कंट्री, तब भी है। एनी बिजनेस वेदर प्रोप्राइटरी, partnership, incorporated, or in the form of cooperative society where the management or the effective control of the business in the hands of foreigners, मतलब वो सब कुछ जो है आपका ये फॉरेन कंट्री के अंदर आया माना जाएगा ये। ठीक है, कभी मल्ट ओके। ठीक है, बोलता है मेंबर ऑफ फैमिली फॉर दिस पर्पस विल इंक्लूड। अब इस केस में, जैसे फॉरेन कंट्री वाला जो केस है, इस केस में आप किसको आप फैमिली मेंबर बोलेंगे? आप बोलेंगे द स्पाउस बट नॉट इंक्लूडिंग सेपरेटेड वाइफ,
मतलब आपकी वाइफ का होगा या हस्बैंड का होगा, बट नॉट इंक्लूडेड जो कि सेपरेट हो चुके हैं उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, उनको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, और वन लिविंग सेपरेटली विद वाइल जुडिशियल सेपरेशन प्रोसीडिंग्स आर ऑन, तो उनको आप कंसिडर नहीं करेंगे। चिल्ड्रन एंड स्टेप चिल्ड्रन बट नॉट इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड स्टेप चिल्ड्रन ऑफ हुज कस्टडी द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन डिप्राइव्ड बाय लॉ। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका अदर पर्सन सच एज वार्ड्स हु आर डिपेंडेंट ऑन और नॉर्मली लिव विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो बेसिकली यहाँ पर जो जो फैमिली मेंबर्स आपका जो माना जाएगा ना, वो वही जो आपका 2 का ए पार्ट में बताया गया ना, सिंपली आपका वही कंडक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग माना जाएगा। तो स्टेप या फिर चिल्ड्रन या फिर स्टेप चिल्ड्रन बट नॉट इंक्लूडिंग, उनको उनको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, किनको, जिनका जो है आपने जिनकी जो कस्टडी है आपसे वो डिप्राइव कर ली गई है। ठीक है, देन थर्ड है आपका अदर पर्सन सच एज वार्ड्स, ओके, वार्ड्स हु आर डिपेंडेंट ऑन और नॉर्मली लिव विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, वो जो है फैमिली के अंदर आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर थर्ड पॉइंट बोलता है आपका एम्प्लॉयमेंट ऑन कमीशन और एजेंसी बेसिस विल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। देखिए, कोई भी अगर आप एम्प्लॉयमेंट कमीशन या फिर एजेंसी बेसिस पर अगर आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इसको भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा। अगर आपका वहाँ पर कमीशन बेसिस पर काम कर रहे हैं ना आप, या फिर एजेंसी बेसिस पर काम करते हैं, तो भी जो है आपको अ, इसको कंसिडर किया जाएगा एज ए रेगुलर, एज ए दैट विल बी डीम्ड एज ए रेगुलर, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट उसको कंसिडर किया जाएगा। ओके, and will be governed by the instructions applicable to regular employment, but this will be limited to contracts or dealing with government departments and public sector undertakings, right? Every member of the staff of this department whose spouse or other member of family desires to accept employment in a foreign mission or related organization, ठीक है, then they should ascertain from this section the procedure to be followed before accepting such employment. Okay, नेक्स्ट है आपका ये देखिए, हमारा जो फोर्थ जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में बेसिकली क्या है कि कोई भी आपको एम्प्लॉयमेंट, अगर आप कोई भी नए रिलेटिव लेते हैं तो वो आपको जो है गवर्नमेंट में इंटीमेट करना है। क्लास 1 ऑफिसर हैं आप अगर, तो उस केस में आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी या फिर प्रायर इंटीमेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब अप्रेंटिसशिप भी है, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पर कमीशन या एजेंसी बेसिस पर है तब भी आता है। फिफ्थ पार्ट आता है आपका टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस। तो बोलता है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल बी अ मेंबर ऑफ और अदरवाइज एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी ऑर्गेनाइजेशन which takes part in politics, nor shall he take part in, subscribe in aid of or assist in any other manner and any political movement or activity। तो देखिए, कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए। नो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है shall be a member और अदरवाइज एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपको अटैच नहीं होना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट टेक्स पार्ट इन अ पॉलिटिक्स, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है विच टेक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स, आपको उसमें जो ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, किसी को सब्सक्राइब नहीं करना है कि, और नॉट इन असिस्ट इन एनी अदर मैनर, ना ही किसी अदर तरीके से आपको हेल्प करनी है। All right. Next है आपका it shall be the duty of every government servant to endeavor to prevent any member of his family from taking part in subscribing in। तो आपको prevent करना है, मतलब उनको रोकना है इस तरीके से, any member of his family from taking part in subscribing in aid of or assisting in any other manner any movement or activity which is or tends directly or indirectly to be subversive of the government as by law established, and where a government servant is unable to prevent a member of his family from taking part in subscribing इस तरीके से assisting in any other manner any such movement or activity, he shall make a report to that effect to the government। देखिए, यहाँ पर बोलता है कि सबसे पहले इट शैल बी द ड्यूटी, ड्यूटी है वो हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट की कि वो प्रयास करे रोकने के लिए अपने मेंबर को कि कोई भी जो है टेक पार्ट ना करे, असिस्ट ना करे, सब्सक्राइब ना करे इन एनी मैनर किसी भी मूवमेंट या एक्टिविटी को जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है गवर्नमेंट के रूल जो इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको डाउन कर रही हो, उसको दबा रही हो। एंड वेयर अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अनेबल टू प्रिवेंट अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन और सब्सक्राइबिंग इन एड इन एनी मैनर, तो एनी सच एक्टिविटी जो है उनको इन्फॉर्म करनी है। ठीक है,
नेक्स्ट थर्ड है इसी का आपका, बोलता है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी और वेदर एनी ऑर्गेनाइजेशन टेक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स और वेदर एनी मूवमेंट और एक्टिविटी फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सब रूल 2, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट देयर ऑन शैल बी फाइनल। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए कि जो है ये जो फर्म या फिर जो जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिससे आप असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, वेदर दैट पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी और नॉट, या फिर जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है अ, इस तरीके से हेल्प करती है या नहीं करती है, ठीक है, या फिर वो जो ऑर्गेनाइजेशन टेक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स और नोट, तो ऐसी सब एक्टिविटीज़ का जो है गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल कैनवेस और अदरवाइज इंटरफेयर विद और हिज or use his influence in connection with or take part in an election to any legislature or local party। तो आपको बोल रहा है कि कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने तरफ से कोई कैनवस नहीं करेगा, मतलब कोई अपने तरफ से, जैसे बताए थे ना हम, हेल्प करते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ट्राई करते हैं, तो वो नहीं करेंगे। और अदरवाइज इंटरफेयर, और ना ही किसी तरीके से इंटरफेयर करेंगे विद इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विद द टेक पार्ट इन इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर, किसी भी कोई भी लेजिस्लेचर या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी या कोई भी इलेक्शन होगा तो आपको कोई, मतलब एक तरफ से आपको न्यूट्रल रहना है एक तरीके से। अ गवर्नमेंट सर्वेंट क्वालिफाइड टू वोट एट सच इलेक्शन मे एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट, but where he does so, he shall give no indication of the manner in which he proposes to vote or has voted। ठीक है, सेकंड है आपका, मतलब एक तरीके से आपको जो है कोई किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को ना, क्वालिफाइड टू वोट, जहाँ पर आपको वोट देनी है आप वोट दीजिए वहाँ पर, बट ही शैल गिव, बट बोलता है ही शैल गिव नो इंडिकेशन ऑफ द मैनर टू विच ही proposes टू वोट, कि वो किस मैनर में जो है किसी को दूसरे, जैसे मान लीजिए किसी भी पार्टी को वोट कर रहे हैं, वो आपको नहीं बताना है। Similarly, a government servant shall not be deemed to have contravened the provisions of this sub-rule by reason only that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on him or under any law from time being in force। A government servant है shall not be deemed to have contravened, उस केस में उसको नहीं माना जाएगा कि उन्होंने जो जितने भी प्रोविजंस थे उनको कॉन्ट्रावीन किया, मतलब उनसे मेल नहीं खाए वो, ठीक है। ओनली बाय द रीजन ओनली दैट ही असिस्ट इन द कंडक्ट ऑफ एन इलेक्शन, कि उन्होंने जो है हेल्प किया, जैसे आपकी ड्यूटी लग गई, जैसे मान लीजिए इन द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन हिम बाय और अंडर एनी लॉ फ्रॉम द टाइम बिंग इन फोर्स। ठीक है, तो अगर आपकी ड्यूटी लग जाती है तो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज नहीं करना है। द डिस्प्ले बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज पर्सन, व्हीकल, residence or of any electoral symbol shall amount to using his influence in connection with an election within the meaning of this sub rule। ठीक है, तो ये बोलता है कि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हैं, कोई भी डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, तो जो है जो डिस्प्ले बाय है गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप पर्सनली ऐसा करते हैं या फिर व्हीकल पर या फिर रेजिडेंस पर किसी भी टाइप का इलेक्ट्रोल सिंबल लगाते हैं, तो इट शेल अमाउंट टू यूज हिज इन्फ्लुएंस, तो उसको कंसिडर किया जाएगा दैट यस यू आर यूजिंग योर इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विद इलेक्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सब रूल। ठीक है, तो आपको ये भी नहीं करना, ना ही व्हीकल पर लगाना है, ना ही रेजिडेंस पर कोई जो है किसी भी पार्टी का सिंबल लगाना है। ठीक है, ना ही आपको कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी को, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कन्वेस और अदरवाइज इंटरफेयर विद और यूज हिज इन्फ्लुएंस, नहीं करना है आपको। ठीक है, तो देखिए इफ यू आर क्वालिफाइड टू वोट, तो आप क्या करेंगे, यू मे एक्सरसाइज हिज राइट, ठीक है, टू वोट, बट वेयर डज सो ही शैल गिव नो इंडिकेशन ऑफ द मैनर इन विच ही proposes टू वोट और हैज वोटेड, वो आपको नहीं बताना है। सेकेंडली आपका, अ गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम टू हैव शैल नॉट बी, इसमें shall not be deemed to have contravened to the provisions of these rule by reason that he assists in the conduct of an election in the due performance of a duty। अगर आप कोई ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो उस केस में आपको वो जो है ये माना नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके अंदर कुछ GIDs दे रखे हैं, ये आपका जो सेक्शन है यहाँ पर खत्म हो गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ GIDs दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट GIDs पे, इवन हम एक बार तो फर्स्टली हम सारी GIDs पे फोकस करेंगे, उसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम जब हम इसको रिवाइज करेंगे देन हम सिर्फ इसी पार्ट पर, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर फोकस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है दैट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है,
तो उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं दैट हैव बीन रेज्ड कि जो सेक्शन 23I ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स है, नाउ रूल 5 जो है, which lays down that no government servant shall take part in, subscribe in, aid, assist in any way any political movement in India or relating to Indian affairs, according to the explanation not in the new rule. To that clause, the expression political movement include, यहाँ पर आपको बोलता है कि political movement क्या क्या include करता है. That political movement includes any movement or activity tending directly or indirectly to excite disaffection against or to embarrass the government as by law established or to promote feelings of hatred or enmity between classes of His Majesty's subject or disturb the public peace. This explanation is only illustrative and is not intended in any sense to be an exhaustive definition of a political movement. Whether or not the aims and activities of an organization are political is a question of fact which has to be decided on the merits of each case. It is, in the opinion of government, necessary, however, that the government servant under the Ministry of Finance should be warned that that it is the duty of the government servant who wishes to join or take part in activities of any association or organization positively to satisfy himself. First of all, क्या करना है उनको? That he has to satisfy himself that its aim and activities are not of such a nature that are likely to be objectionable. ठीक है. Next है आपका the responsibility for the consequences for his decision and action must rest squarely on his shoulders. Okay, and that a plea of ignorance or misconception as to government's attitude towards the association would not be tenable. ठीक है. आप बोलेंगे मेरे से ऐसे गलती से हो गया, it will not be tenable. So it should also be impressed on them that in cases where the slightest doubt exists, जहाँ कहीं भी जो है आपको अगर स्लाइटेस्ट डाउट भी है whether participation in the activities of an association or organization involves infringement of Rule 5, the government servant would be well advised to consult his official superior. तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप जो अपने ऑफिशियल जो सुपीरियर है उनसे कंसल्ट करेंगे. ठीक है. देखिए ये बोलता है आपको कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज का इन्होंने यहाँ पर मतलब बताया हुआ है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या है. पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मतलब है दैट इज एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट या एक्टिविटीज tending directly or indirectly to excite disaffection against or to embarrass. disaffection फैलाएगा या फिर किसी को अपने पास embarrass करने के लिए बोलेगा. तो गवर्नमेंट जो है as by law established to promote feeling of hatred या enmity between classes of His Majesty's subject or disturb the public peace. ठीक है. दिस एक्सप्लेनेशन, ये जो है एक्सप्लेनेशन जो है दैट इज एन इलिस्ट्रेटिव ओनली. ठीक है. एंड इज नॉट इंटेंडेड इन एनी सेंस टू बी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. एग्जॉस्टिव क्या होगा? वो आपको डिपेंड, आपको जो है जज करना है एक तरीके से. वेदर और नॉट द एम्स ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन पॉलिटिकल इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड हैज टू बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स इन ईच केस. इट इज इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट हाउएवर दैट ही शुड, जो है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनको वार्न किया जाए दैट ही हैज टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द एम एंड एक्टिविटीज आर नॉट ऑफ सच अ नेचर दैट इज लाइकली टू बी ऑब्जेक्शनेबल और अ प्ली ऑफ इग्नोरेंस जो है वुड नॉट बी टेनेबल. अगर ठीक है. नेक्स्ट है आपका अटेंडेंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एट पॉलिटिकल मीटिंग्स. तो इस पर भी एक अटेंशन जो है इज इनवाइटेड टू डिसीजन 1 अबाउट डीलिंग विद स्कोप रूल 5 का जो है with Rule 23I of the government servant conduct rules. Now जो है Rule 5 है वो, which lays down that no government servant shall take part in, subscribe or aid, assist in any way any political movement in India. Inquiries have been received as to whether attendance by a government servant at public meeting organized by political parties would amount to participation in a political movement. देखिए अब आपसे पूछा गया है जो whether attendance by a government servant at public meetings organized by political parties would amount to participation in a political movement within the meaning of the rule referred to. Even in regard to this narrower question, the position must necessarily remain as stated in the OM. Okay, that whether or not the conduct of any particular nature amounts to participation in political movement is a question of fact to be decided on merits. यहाँ पर क्या है? Whether or not the conduct of any particular nature amounts to participation in political movement is a question of fact to be decided on merits and in the circumstances of each particular case. मतलब वो merits पर decide होगा. That the responsibility for the government servant conduct must rest squarely on his shoulder. और जो government servant का जो भी conduct है
ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट जो भी वहाँ पे वो कर रहे हैं, दैट्स रेस्ट स्क्वायरली ऑन हिज शोल्डर एंड दैट अ प्ली ऑफ इग्नोरेंस और मिसकंसेप्शन जो है एंड वुड नॉट बी टेनेबल। ठीक है, वो टेनेबल नहीं होगा, ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मे हाउएवर बी ऑफ असिस्टेंस टू गवर्नमेंट सर्वेंट इन डिसाइडिंग देयर ओन कोर्स ऑफ एक्शन। तो बोलता है अटेंडेंस अगर आप लेते हैं वहाँ पर मीटिंग में ऑर्गेनाइज बाय पॉलिटिकल पार्टी विद ऑलवेज बी कॉन्ट्रेरी टू, देखिए तो क्या क्या बोल रहे हैं वो, दैट इट वुड ऑलवेज बी contrary to rule 23(1)(I of the government servant conduct rules। ठीक है, unless all the following conditions are satisfied, that the meeting is a public meeting, वो क्या थी, एक public meeting थी, and not in a sense of a private or restricted meeting। if that is a public meeting and not in a sense of private or restricted meeting नहीं थी तो ठीक है, कर सकते हैं आप उसको। that the meeting is not held contrary to any prohibitory order, जो मीटिंग है वो इस तरीके से नहीं हुई कि भाई गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर रखा है और उस टाइम पर वो मीटिंग ली गई। ठीक है, और विदाउट परमिशन वेयर परमिशन इज नीडेड। ठीक है, द गवर्नमेंट सर्वेंट इन क्वेश्चन डज नॉट हिमसेल्फ स्पीक, अगर वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वहाँ पर कुछ नहीं बोलते हैं और टेक इफेक्टिव एक्टिव और या प्रोमिनेंट पार्ट जो है वहाँ पर नहीं लेते हैं, तो इस केस में भी जो है वो माना नहीं जाएगा। ठीक है, कि आपने मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये तीन केस है तो। इवन वेयर द सेट कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जहाँ पर कोई ये कंडीशंस जो है सेटिस्फाई हो रही हैं, वेयर ओकेजनल अटेंडेंस एट सच मीटिंग्स मे नॉट बी कंस्टिट्यूट एज पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मूवमेंट, रिक्वेस्ट और रेगुलर अटेंडेंस बाय, देखिए अगर आप तब भी इसके अलावा भी अगर आप वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं फॉर अ रेगुलर अटेंडेंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एट मीटिंग्स ऑन एनी पर्टिकुलर political party is bound to create the impression that he is a sympathizer of the aims and object of that party, and that in his official capacity he may favor, ठीक है, अपनी जो ऑफिशियल कैपेसिटी में ही मे फेवर और सपोर्ट द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी। तो इसीलिए कंडक्ट विच गिव्स कॉज फॉर सच एन इम्प्रेशन मे वेल बी कंस्टिट्यूट एज असिस्टिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, तो इसको ये माना जाएगा। ठीक है, अगर सच एन इम्प्रेशन आएगा इट विल बी कंसिडर्ड एज असिस्टिंग अ पॉलिटिकल मूवमेंट। So government servants have ample facilities through the medium of the press to keep themselves informed regarding the aims, objects and activities of the different political parties and to equip themselves to exercise intelligently their civic rights. That is the right to vote at the election to legislature or local self-government institutions, right? मतलब आपको खुद ही अवेयर होना है, आपको खुद जानना है कि ये पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके एम्स क्या क्या हैं, तो कैन आई बी एसोसिएट विद देम और नॉट, मतलब आपको एक तरीके से जुड़ना ही नहीं है, बस ये बोल रहे हैं। इंटरप्रिटेशन है इस रूल की, द फॉलोइंग एक्शन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट अमाउंट टू कॉन्ट्रवेंशन, क्या कहता है, मेकिंग ए नॉर्मल अरेंजमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन टूर्स ऑफ मिनिस्टर्स टू एनेबल देम टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज मिनिस्टर्स। तो अगर आप कोई भी नॉर्मल अरेंजमेंट्स करते हैं, ठीक है, जब भी मिनिस्टर वहाँ पर आते हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कि आप जो है उस पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड, बिकॉज यू आर जस्ट मेकिंग द नॉर्मल अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन और टूर्स, ठीक है, टू ऑफ मिनिस्टर्स टू एनेबल देम टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज मिनिस्टर्स। सेकंड है आपका अरेंजमेंट्स बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर अफोर्डिंग नॉर्मल कर्टसीज एंड सिक्योरिटीज मिनिस्टर ऑन देयर विजिट्स कनेक्टेड बाय द इलेक्शन कैंपेन, अगर मान लीजिए कोई जैसे डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स है वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में ये काम कर रहे हैं तो वो भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। द फॉलोइंग एक्शन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट विल अमाउंट टू कॉन्ट्रवेंशन, कौन कौन सा, ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन मीटिंग फॉर मिनिस्टर्स और बीइंग प्रेजेंट ड्यूरिंग दोज मीटिंग एक्सेप्ट ओनली टू एक्सटेंट नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड अफोर्डिंग नॉर्मल प्रोटेक्शन टू मिनिस्टर्स। देखिए अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन मीटिंग कर रहे हैं आप मिनिस्टर्स के लिए, ठीक है, या फिर वहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दोज मीटिंग्स एक्सेप्ट ओनली टू एक्सटेंट, अगर सिर्फ उस एक्सटेंट तक है जहाँ पर आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं तब तो ठीक है, ठीक है, या फिर अफोर्डिंग नॉर्मल प्रोटेक्शन टू मिनिस्टर तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा वहाँ पर रुक रहे हैं तो यस, इन केस में जो है आपका ये माना जाएगा दैट यू आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन दैट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट्स अंडर अंडर रूल 5(2). Reports under Rule 5(2) should be submitted by a government servant to his immediate superior, who will forward them through the normal channels to the authority competent to remove or dismiss him from service. ठीक है, except where such authority requires guidance or clarification from a higher authority, it shall consider the report and pass appropriate orders. If it is proposed to impose any penalty, the procedure prescribed in the CCA rules should be followed. तो ये कहता है अंडर रूल 5(2). रूल 5(2) क्या कहता है आपका, रूल 5(2) बोलता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट टू प्रिवेंट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फ्रॉम टेकिंग पार्ट, ठीक है, इफ इज अनेबल टू पार्ट ही शैल मेक अ रिपोर्ट टू दैट इफेक्ट। ठीक है, तो ये बोलता है कि कोई भी ऐसी रिपोर्ट जब अंडर अंडर 5(2) जो है इट शुड बी सबमिटेड बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है,
रूल 5(2) के अंदर आपने जो है रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी है कि जी हाँ जी ये हमारे फैमिली मेंबर है, हमने इनको रोका है बट ही वो नहीं बात मान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक रिपोर्ट दे देनी है वहाँ पर किसको, टू हिज इमीडिएट सुपीरियर, हु विल फॉरवर्ड देम थ्रू दी नॉर्मल चैनल्स टू द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रिमूव, ठीक है। उन उन जो भी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट हैं, जो भी उनको रिमूव या डिसमिस करने के लिए सर्विस से, उनके पास भेजेंगे, ठीक है। अथॉरिटी कॉम्पिटेंट कौन होगा, जो भी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रिमूव और डिसमिस हिम फ्रॉम सर्विस, उनके पास जाएगा। Except where such authority requires guidance or clarification from a higher authority, it shall consider the report and pass appropriate order, ठीक है। If it is proposed to impose any penalty, अगर मान लीजिए वो जो गवर्नमेंट है अगर ऐसा प्रपोज करती है टू इम्पोज एनी पेनल्टी, द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब जो है सीसीएस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करनी है, ठीक है। ओके, तो रूल रूल 5(2) क्या कहता है आपका, इसके अकॉर्डिंग रूल 5(2) बोलता है कि कोई भी अगर आपका एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली जो है टेकिंग पार्ट, ठीक है, इन पॉलिटिकल पार्टी, तो वो आपको इम्प्लीमेंट करना, आपको जो उसकी रिपोर्ट है वो देनी है। ऑल राइट, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट सर्वेंट प्रपोजिंग या सेकेंडिंग द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट एट एन इलेक्शन और एक्टिंग एज पोलिंग एजेंट नॉट परमिसिबल। देखिए, अटेंशन इज इनवाइटेड टू रूल 5 द सेंट्रल, ये जो सीसीएस हमारा जो सीसीएस कंडक्ट रूल्स है, विच लेज डाउन that a government servant should not canvass or otherwise interfere or use influence in connection with or take part in an election to a legislative body. There is, however, no bar against a government servant who is qualified to vote at such election, exercising his right to vote, provided that he does so, it does not give any indication of the manner in which he proposes to vote or has voted. ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। The above rule जो है clearly prohibits proposing और seconding, ये जो ऊपर वाला जो रूल है ये क्लियरली जो है प्रोहिबिट करता है प्रपोजिंग या फिर सेकेंडिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, ठीक है। As such, action would constitute taking part in election. इसको क्या माना जाएगा कि that yes, this would constitute that he is taking part in election within the meaning of Rule 5(4), proposing or seconding being an essential preliminary to an election. The Supreme Court decided recently in a case that mere proposing or seconding by government servant of nomination of candidates at election is not forbidden under the election law. तो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, decided recently in a case that mere proposing or seconding by the government servant of nomination of candidates at an election is forbidden under the is not forbidden, ठीक है, मतलब वो forbidden नहीं है एक तरीके से, that's not forbidden under the election law. The question has been raised whether this decision of Supreme Court implies the government servant are free to propose or to second the candidature or of anyone standing for an election. The position that the Supreme Court has only decided the question whether the election of a candidate whose nomination paper has been proposed or seconded by a government servant can be declared void merely for that reason. देखिए, the position that the Supreme Court has only decided कि जो question है whether the election of a candidate whose nomination paper has been proposed or seconded by a government servant can be declared void merely for that reason. They have held that as government servants are not in the excluded category, it follows that so far as section 123(8) of the Representation of People Act 1915 is concerned, they are not disqualified. तो क्या है वो इस केस में बोल रहे हैं that they are not disqualified, government servant is not disqualified from proposing or seconding a candidate's nomination. नॉमिनेशन के टाइम पर आप उसको सेकंड कर सकते हैं या फिर उसको प्रपोज कर सकते हैं. The question before them was whether section 123(8) took away from government servant that which section 33(2) of the act had given to him. On a construction of the act, they held that it did not. The decision in no manner affect the obligation of the government servant under Rule 5 of the Central Act Conduct Rules. The correct position is that though government servant proposing or seconding the nomination of a candidate at an election arising as a polling agent may not vitiate the election, he nevertheless commits thereby a breach of central civil conduct rules for which he may suitably penalize in accordance with the rules. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है द क्वेश्चन दैट गवर्नमेंट सर्वेंट प्रपोजिंग और सेकेंडिंग
the nomination of a candidate at an election or acting as a polling agent, okay, may not vitiate the election. He nevertheless commits thereby uh, a breach of central civil conduct rules for which he may be suitably penalized in accordance with the rules. एक सेकेंड रुकिएगा. यहाँ पर बोलता है they are not disqualified from proposing or second candidates. The question before them was whether section जो 123(8) है that took away the government servant that section 33(2) जो है act had given to them on a construction of the act. They held that it did not. The decision in no manner affect the obligation of the government servant. The correct question is that though government servant proposing or seconding the nomination of a candidate at an election or acting as a polling agent may not vitiate the election, he nevertheless commits thereby a breach of central. लैंग्वेज थोड़ा सा just check this out. ठीक है. बोलता है he may not vitiate the election. Vitiate का मतलब होता है he may not spoil the election. Okay, it says not permissible. Okay, they have held that as government servants are not in the excluded category, it follows that so far they are not disqualified from proposing or seconding a candidate nomination. The question before them was only on no construction, and they held that it did not. The decision in no manner affects the obligation of the government servant under Rule 5 the conduct rules. तो यही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है जो भी प्रपोज कर रहे हैं सेकंड कर रहे हैं नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट इलेक्शन एक्टिंग एज अ पोलिंग एजेंट वो नॉट परमिसिबल है. ठीक है, इट्स नॉट परमिसिबल. अबव रूल जो है क्लियरली प्रोहिबिट्स, जो है हमारा जो रूल है दैट क्लियरली प्रोहिबिट्स द प्रपोजिंग और सेकंडिंग बाय गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन. ठीक है, एज सच एक्शन वुड कॉन्स्टिट्यूट टेकिंग पार्ट इन इलेक्शन, ये माना जाएगा. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड रिसेंटली इन अ केस दैट mere proposing or seconding the government servant by government servant of nomination of candidates at election is not forbidden under the election law. अब यहाँ पर हालांकि ऊपर बोल रहा है कि रूल के अकॉर्डिंग नहीं है और सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि इस तरीके से फॉरबिडन नहीं है अंडर द इलेक्शन लॉ. ओके, नॉट फॉरबिडन अंडर द इलेक्शन लॉ, इलेक्शन लॉ के अंडर ये फॉरबिडन नहीं है. तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि जो डिसीजन है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इम्प्लाई, क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रही है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है दे आर फ्री टू प्रपोज second the candidature of an election. ठीक है. The position that the Supreme Court has only decided the question whether the election of a candidate whose nomination paper has been proposed or seconded by a government servant can be declared void merely for that reason. अच्छा, तो यहाँ पर जो पोजीशन थी ना वो सुप्रीम कोर्ट वो ये थी, इट्स ओनली दैट द पोजीशन दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली डिसाइडेड वेदर द क्वेश्चन ऑफ इलेक्शन, कि वो जो पर्सन है ना, वो जो पर्सन है जिनको नॉमिनेशन हुज नॉमिनेशन पेपर जिनका फाइल किया गया है, ठीक है, और वो जो है प्रपोज किया गया है बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, तो क्या वो डिक्लेयर्ड वॉइड, क्या वो उसको आप डिक्लेयर वॉइड कर सकते हो क्या? दे हैव हेल्ड दैट गवर्नमेंट सर्वेंट आर नॉट इन द एक्सक्लूडेड कैटेगरी, इट फॉलोज दैट इन सो फार एज दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर प्रपोजिंग, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं है. ठीक है. So the question before them was whether section 123 took away from government servant that which section 1 given to them on a construction of the act, they held that it did not. मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर किसी को नॉमिनेट करते हैं या सेकंड करते हैं अपनी तरफ से, तो क्या वो जो पर्सन है उनका नॉमिनेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा? तो वो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता. ठीक है. इन नो मैनर अफेक्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर रूल 5. तो ये कह रहा है ये जो डिसीजन है ना हमारा, ये जो डिसीजन है
कि उनका नॉमिनेशन नहीं कैंसिल किया जाएगा. दिस इज नो वे, नो मैनर अफेक्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर रूल 5 एक्ट. तो इसी तरीके से अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट प्रपोज या सेकंड कर रहे हैं उनको, ठीक है, nomination of election at acting president may not vitiate the election but he nevertheless commits thereby a breach. लेकिन तभी वो ब्रीच करते हैं तो वो अलाउड नहीं है. ओके, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी. तो यहाँ पर जो है जो जो बात हो रही थी, नॉमिनेशन पेपर जो हैज बीन प्रपोज, यहाँ पर जो बात हो रही थी ना, ये इसकी बात हो रही थी राइट, कि वो जो पर्सन जिनको नॉमिनेट कर रहे हैं, जिनको वो नॉमिनेशन जो भर रहे हैं, क्या उनको अगर सेकंड करने से क्या उनका नॉमिनेशन कैंसिल होगा क्योंकि जस्ट बिकॉज उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट ने किया है? तो नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट जो उन पर्सन है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी कर रहे हैं ऐसा, उनके ऊपर सीसीएस कंडक्ट रूल्स, सीसीए जो अपने कंडक्ट रूल्स है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट. गवर्नमेंट जो है हैव रिव्यूड रिसेंटली द पॉलिसी इन द रिगार्ड ऑफ सोशल कल्चरल सिमिलर अदर ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है हैव रिव्यूड रिसेंटली द पॉलिसी, ओके, इन दिस रिगार्ड ऑफ द टू द सोशल कल्चरल एंड सिमिलर अदर ऑर्गेनाइजेशन हुज एक्टिविटीज में हैव पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स. There have been instances जब जो government servant had themselves had issued, the government themselves had issued instructions that the activities of certain organizations should be regarded as political in character. While such instructions are in force, a civil servant would be liable to disciplinary action if he were to associate himself with any organization mentioned in such instruction. But there are several other organizations in regard to which such instructions have not been issued for purpose of Rule 5 of the CCS Conduct Rules. It is essential that government servants should not only maintain political neutrality but also appear to do so. ठीक है, so it is essential that government servants should not only maintain the political neutrality but also appear to do so, and they should not participate in the activities or associate themselves with any organization in respect of which there is slight reason to think that the organization has a political aspect. ठीक है, ऐसे किसी भी उससे नहीं जुड़ना है. Position of a government servant in relation to elections. Extracts are enclosed from the election commission letter number this dated this to the chief secretaries, indicating the principles which should guide the conduct of government servant in relation to coming general elections. These principles should be scrupulously followed by the government servants. ठीक है, तो जो जो हमारे जो सीसीएस रूल्स हैं, 5 रूल नंबर 5 जो है का, which inter alia prohibit central government servant from canvassing or otherwise interfering with or using their influence in connection with or taking part in an election to any legislative or local authority subject to exercise of the right uh, of franchisee and assisting in the conduct of an election in the due performance of a duty imposed on them or by under any law from timing in force attention. तो कुछ इन्होंने दे रखा है क्या क्या, वो जो एक्सेक्ट जो इलेक्शन कमीशन के जो लेटर है उसके बाद वो पढ़ लेते हैं. क्या है आपका? Representation of People Act in connection with the conduct of government servant during the election, and to recall that government of India and state governments had prior to the last general election, midterm election, issued instructions regarding the conduct of the government servant in relation to these elections. These instructions stress that all government servants should remain maintain an attitude of strict impartiality. ठीक है, तो ये क्या था? That all government servants जो है should maintain an attitude of strict impartiality. In fact, they were asked not to be impartial, but it was considered important that they should also appear to be impartial. ठीक है, इसके अलावा they should also appear to be impartial in relation to the elections. In short, they were required to so conduct themselves as to inspire confidence in the public in regard to their impartiality. To do so, they were enjoined to avoid giving room for any suspicion. ठीक है, they were enjoined to avoid giving room for any suspicion that they were favoring any party or any candidate. The other point stressed in these instructions were that a government servant should take no part in an election campaign or canvassing, and that he should take scrupulous care not to lend his name, official position, and authority to assist one group or against any other. It was further emphasized that any disregard of instruction would be considered by the government as a serious act of indiscipline, and that in cases of a doubt of government servant should not hesitate to consult his superior. तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, ठीक है, इन केसेस ऑफ अ डाउट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट हेजिटेट टू कंसल्ट हिज सुपीरियर ऑफिसर. अगर आपको लगता है कि ये जो
ये जो पॉलिटिकल पार्टी है पॉलिटिकली है नहीं, देन यू शुड कंसल्ट योर सीनियर. It may be added that the points summarized above are illustrative and not exhaustive. ठीक है. The Commission considers it important that government servant attention should be specially drawn to the provision which has been made in the Representation of People Act 1951, reading as follows: that is penalty for government servant for acting as election agent, polling or counting agent. If any person in the service of the government acts as an election agent, ठीक है, कोई भी पोलिंग एजेंट ऑफ अ कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन, ही शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म. ठीक है, यहाँ पर कहते हैं आपका यहाँ पर पेनल्टी है आपकी, पेनल्टी फॉर अ गवर्नमेंट फॉर इलेक्शन फॉर एक्टिंग एज इलेक्टिंग एजेंट या फिर पोलिंग एजेंट या फिर काउंटिंग एजेंट अगर करते हैं. इफ एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट इफ ही एक्ट्स एज ए इलेक्शन एजेंट या पोलिंग एजेंट, ठीक है, he shall be punishable with imprisonment for term which may extend to 3 months. ठीक है, और फाइन और विद बोथ, दोनों चीज हो सकती है, 3 महीने की सजा भी की जा सकती है. द कमीशन हैज रिसीव्ड complaints from various parts of the country that government employees, especially those appointed for election purposes, such as returning officers, assistant returning officers, presiding and polling officers, are not always as impartial as they ought to be. It has been complained, ठीक है, it has been complained that these officers sometimes show particular favor to candidates of political parties of their choice, even at the time of the actual poll and counting of votes. Some high courts have also have in some cases commented severely on the conduct of some officers appointed on election duty. While the Commission is sure that the number of such officers cannot be large, the Commission would take the opportunity to make an appeal to all government employees, especially to election officers, to be and also appear to be absolutely impartial, independent, and neutral in the performance of their election duties, whether at the time of acceptance or scrutiny of nomination papers, or at the time of polling in the polling stations, or at the time of counting of votes in the counting places. ठीक है. नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन इन मीटिंग्स डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज. तो इस केस में पार्टिसिपेशन इन मीटिंग्स या डेमोन्स्ट्रेशन कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी, उस केस में क्या करना है? It was emphasized that government servants should not only maintain political neutrality but should also appear to do so. They should not participate in the activities or associate themselves with any organization in respect of which there is slightest reason to think that the organization has a political aspect. A question has been raised to whether participation of a government servant in public meeting or demonstration organized by a political party would amount to participation in a political movement. So this question has been considered. It is felt that in the light of the existing provision of the conduct rules and instructions already issued on the subject, taking any active part, वो बोलता है taking any active part by a government servant in a meeting, ठीक है, तो बोलता है taking any active part by a government servant in a meeting or demonstration or a political party might give cause for an impression. This might give a cause for an impression which may well be construed as assisting a political movement. For example, a government servant takes part or prominent part in organizing or conducting such a meeting or demonstration or speaks himself therein or attends regularly, okay, or frequently any such meetings. Such action on his part is likely to create an impression that he is taking part in assisting a political movement activity. In order, therefore, to avoid any doubts about the political neutrality, it would be in the interest of the government servant themselves not to take part in participate in such meetings or demonstration. Okay. Then next है आपका government servant to keep away. The government servant जो है to keep away from demonstration in the vicinity neighborhood or government offices. ठीक है. It has been noticed that where some demonstrations organized by political parties were held or passed through the vicinity of government offices, the government employees working in those offices come out to witness the demonstration. ठीक है. In this process, the government employees sometimes got mixed up with the demonstrators, and it became difficult to segregate the demonstrators from the government employees. In order to avoid such situation in future, Ministry of Finance and Labor requested to impress upon them to it is desirable on such occasion that they stay inside their office and keep away from the demonstration or crowd. ठीक है. अगर मान लीजिए कि आपके गवर्नमेंट ऑफिस के सामने भी हो रहा है, ठीक है, तो आपको उस केस में भी जो है आपको अंदर ही रहना है अपने ऑफिस में. ठीक है.
नेक्स्ट है आपका टेकिंग एक्टिव पार्ट इन होल्डिंग रैलीज इन सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. Instances have come to the notice of the government in which public servants and public utility facilities were issued for arranging crowds for rallies and for arranging transport for bringing those crowds involving violations of law and rules in regard to use of such transport. In this correction, attention is invited. Conduct rules ke regarding which provide that no government servant shall be a member or otherwise associated with any political party or organization which takes part in politics, nor shall he take part in subscribing aid or assist in any other manner. Okay, any political movement or activity. It is also clarified in decision 8 that it is advisable for a government employee not to attend even public meeting and demonstration organized by a political party and having political aspect. It will not suffice to say that such arrangements were made by orders of the superior officers, as the explanation below rule 2 clarifies. Nothing in clause 2 of the aforesaid rule shall be considered as empowering a government servant to evade his own responsibilities. It hardly needs to be emphasized that government servants should not only maintain political neutrality but also appear to do so. Taking active part in holding rallies in support of any political party by arranging for crowds or arranging transport for bringing these crowds would therefore clearly attack the provisions of the aforesaid conduct rules. तो बोलता है taking active part, ठीक है, in holding rallies in support of any political party by arranging for crowds and arranging transport for bringing those crowds would therefore clearly attract the provisions of the aforesaid conduct rules. ठीक है. Government employees should therefore desist from engaging in such activities which may be constituted as participation in the activities of the political party. नेक्स्ट है आपका परमिशन टू ज्वाइन भारत सेवक समाज में बी ग्रांटेड लिबरली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट परमिशन में बी टू ज्वाइन भारत सेवक समाज में बी ग्रांटेड लिबरली. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. मिनिस्टर्स आर अवेयर दैट भारत सेवक समाज जो है दैट इज अ नेशन वाइड नॉन ऑफिशियल. ये क्या है? भारत सेवक समाज जो है क्या है? दैट इज अ नेशन वाइड नॉन ऑफिशियल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसेंटली स्टार्टेड एट द इंस्टेंस ऑफ प्लानिंग कमीशन. Recently started at the instance of the Planning Commission with the object of enabling individual citizens to contribute in the form of organized cooperative effort to the implementation of national development plan. ठीक है. नेशनल डेवलपमेंट प्लान के लिए जो है ये बना है. ठीक है. भारत सेवक समाज. The government of India are of the opinion that in view of the non-political and non-sectarian character of the Bharat Sevak Samaj and the nature of work in which it will be engaged, okay, government servants should, if they so wish, be encouraged to join the, okay, the government of India are of the opinion that in view of the non-political and non-sectarian character of the Bharat Sevak Samaj and the nature of work in which it will be engaged, government servants should, if they so wish, be encouraged to join. ठीक है. गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अगर चाहते हैं दे शुड बी एनकरेज टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज प्रोवाइडेड दिस कैन बी डन विदाउट डेट्रीमेंट टू द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द नॉर्मल ऑफिशियल ड्यूटीज. ठीक है. विदाउट डेट्रीमेंट टू द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ नॉर्मल ड्यूटीज. मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन. गवर्नमेंट सर्वेंट विशिंग टू जॉइन भारत सेवा समाज शुड ऑब्टेन प्रायर परमिशन. ठीक है. उनको क्या करना है? दे शुड ऑब्टेन द प्रायर परमिशन फ्रॉम द अप्रोप्रिएट हेड ऑफ ऑफिस, जो HOD या फिर डिपार्टमेंट कंसर्न से. परमिशन शुड बी फ्रीली ग्रांटेड. जो इनकी जो परमिशन है दैट शुड बी फ्रीली ग्रांटेड प्रोवाइडेड द हेड ऑफ ऑफिस जो है सेटिस्फाई हिमसेल्फ इन ईच केस दैट पार्टिसिपेशन जो है activities will not interfere with the due discharge by the government servant concerned of his official duties. If actual experience of in any individual case or class of cases shows that his condition cannot be satisfied, the permission already granted may be revoked. ठीक है. अगर कहीं पे भी लगता है किसी भी एक्चुअल एक्सपीरियंस में आपको लग रहा है इन एनी इंडिविजुअल केस या फिर क्लास ऑफ केस में दैट शोज दैट दिस जो कंडीशन है कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ये नहीं हो रही है, तो परमिशन जो ऑलरेडी ग्रांट करेगी उसको रिवोक भी कर सकते हैं. It should be made clear to all government servant concerned that permission to participate in the activity of Bharat Sevak Samaj will not absolve them from, ठीक है, this participation जो है ना आपका participation जो है, if you have a permission to participate, that will not absolve them from the due observations of all times of all the rules and instructions related to conduct and behavior of government servant. ठीक है. नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन द इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस टू बी अवॉइडेड. ठीक है. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इसके अंदर जो कि आप जो है सिर्फ अगर इनकी हेडिंग्स पढ़ लेते हैं देन यू हैव अ रफ आइडिया अबाउट इट, बट हम इसके अंदर इसलिए इनको डीपली पढ़ रहे हैं सो दैट वी हैव सम मोर आइडिया अबाउट इट.
क्योंकि क्वेश्चंस जो है ये जो स्पेशल जो भारत सेवक समाज है इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, भारत सेवक समाज जो है इसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो अगर हम सिर्फ अपर अपर टच करेंगे तो हम इसको समझ भी नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली है क्या। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा जरूरी बन जाता है। नेक्स्ट बनता है आपका, देखिए हम अभी अभी पढ़ेंगे, जब हम इनको रिवाइज करेंगे तो हम सिर्फ हेडिंग्स पर और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उन पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, बट अब क्योंकि हमारी ये फर्स्ट रीडिंग है देन यस वी हैव टू एम्फसाइज ऑन टू दिस। तो नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन द इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन टू बी अवॉइडेड। देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया have had under consider the question whether government servants should be allowed to participate in the activities of Indo foreign cultural organization such as German Indian Association the Indios। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि इंडो फॉरेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है, सच एज जर्मन इंडो इंडियन एसोसिएशन, इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी एटसेट्रा। द मैटर हैज बीन कंसिडर्ड इन कंसल्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द कंक्लूजन रीच इज दैट देयर इज ऑब्जेक्शन इन प्रिंसिपल to government servant becoming member or office holders of such organization despite the fact that their objective may be praiseworthy and unobjectionable. One of the reasons is that when foreign dignitaries related to a particular organization come to India, address are often presented by these organizations, right? Uh, in some cases, it may not be desirable for a government servant to be associated with such address, as they are bound to be as members of bound to be members as or as office bearers. Some of the cultural organizations may not be very important or influential, while others are very active and on occasions take a political stand which may be embarrassing to government servants. In view of these considerations, it has been decided that while such organization may in suitable cases be looked upon with favor and assistance, the association of government servant with service should be avoided। तो वहाँ पे आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेयर इंटीमेशन सफिशिएंट टू ज्वाइन संयुक्त सदाचार समिति। तो जैसे हमारा जो है अभी हमने पढ़ा इसमें, दैट इज भारत सेवक समाज। अब एक और हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त सदाचार समिति। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया have had under consider the question whether central government servant जो है should be permitted to become members and take part in the समयुक्त सदाचार समिति। देखिए संयुक्त समाचार सदाचार कमेटी क्या है, दैट इज a non-official, non-political and non-sectarian organization recently started with the objects mainly of creating a objects क्या कहेंगे, that is mainly of creating a social and moral climate to discourage anti-social and corrupt practice and of developing the will and capacity of the people to fight and eradicate corruption in all forms। ठीक है, संयुक्त सदाचार कमेटी। So in view of this non-political and non-sectarian character of the Samyukta Sadhana, it has been decided that government servant जो है they should be free to join। तो government servant है जो है they should be free to join the samiti provided that their association with the samiti is without detriment to the proper। बस एक ही कंडीशन है, provided that their association with the samiti is without detriment to the proper discharge of their normal official duties or infringement of conduct rules, right? Infringement of government servants conduct rules। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है एज मेंबर ऑफ समिति शुड रिस्ट्रिक्ट देयर एक्टिविटीज टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ तक आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, इट शुड बी समिति should restrict their activities to the improvement of the ethical standards and moral tone of the society only and not use the forum of the samiti to lodge information or complaints against government servants or government agencies। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है आपको as members of Samiti should restrict their activities to the improvement of ethical standards or moral tone of the society and only, and should not use the forum of the Samiti to lodge information or complaint against government servant or government agencies। For becoming member of the Samiti, no prior permission is required। ये important है, mere intimation। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है no prior permission of the government will be necessary, but such membership should be with the knowledge of the head of department concerned। मतलब सिर्फ एक intimation दे दीजिए, that is sufficient। Prior permission necessary to join foreign language classes conducted by Indo foreign cultural। ठीक है,
तो बोलते हैं द क्वेश्चन ऑफ रेगुलेटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट स्टूडेंट इन फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस कंडक्टेड बाय इंडो फॉरेन cultural organization like the German Indian Association, Alliance, Franchisee D Delhi, Indo-Soviet Cultural Society has been considered by government. It has been decided that government servant desirous of joining such classes should obtain prior permission. ठीक है, तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है desirous of joining such classes, they should obtain the prior permission from the ministry. ठीक है, पार्टिसिपेशन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट इन द एक्टिविटीज ऑफ आरएसएस या फिर जमात ए इस्लामी. ठीक है, तो इसके अंदर बोला गया द अटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज इन्वाइटेड टू द प्रोविजन ऑफ दिस कंडक्ट रूल्स अंडर विच नो गवर्नमेंट सर्वेंट shall be a member of or be associated with any political party or organization which takes part in politics, nor he take part in, subscribe or in aid or assist in any manner any political movement or activity. As certain doubts have been raised about government policy with respect to the membership and participation in the activities of Rashtriya Swam Sevak Sangh and Jamaat-e-Islami by government servant, it is clarified that government have always held the activities of these two organizations to be of such nature that participation in them by government would attract the provisions of conduct rules. Any government servant who is a member of or otherwise associated with a foreign organization with the activity is liable to disciplinary actions. ठीक है, government जो है have always held the activities of these two organizations to be of such nature that participation in them government would attract the provisions of conduct rules. ठीक है, तो any government servant who is a member, तो ये बोलते हैं कि any government servant who is a member or otherwise associated with the aforesaid organization or their activities is liable to be disciplinary action, उसके ऊपर disciplinary action होगा. नेक्स्ट है आपका इन इट इज क्लैरिफाइड दैट वर्ड जमात ए इस्लामी मेंशन इन द अबव पोएम वुड कवर द जमात ए इस्लामी हिंद, जमात ए इस्लामी जम्मू एंड कश्मीर, सब कुछ. पार्टिसिपेशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन द एक्टिविटीज ऑफ आनंद मार्ग मूवमेंट. ओके, तो बोला है इसके अंदर थे आनंद मार्ग डिक्लेयर्ड एज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बाय सुप्रीम कोर्ट. In these bunch petitions under Article 32 of the Constitution of India, wires of Rule 5 conduct rules has been challenged. Okay? The rule in terms bans a government employees from participating in any form of political activity. The petitioner in this writ petitions are members of Anand Marg. This court in Acharya Jagdishwaranand Avadyuta and others versus Commissioner of Police and others has held that Anand Marg to be a religious denomination. In view of the matter, the constitution question raised in these petitions do not survive. We, however, leave the question whether the activity of an individual petitioner in each case amounts to a political activity in terms of Rule 5. Rules open. The individual notices which were issued 2 decades back to reach the petitioners. Reach of the petitioners have outlived their utility and shall not be enforced. This would, however, not preclude the government from taking any appropriate action against the government employees indulging in political activities in accordance with law. These written petitions are disposed of no costs. ठीक है, समझ में नहीं आया हमें, ये दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको. तो बोलता है आनंद मार्ग डिक्लेयर्ड एज ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बाय सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको, और पार्टिसिपेशन जो है इसके अंदर कैसे होगी इसके बारे में पढ़ लेते हैं. बोलते हैं इन दीज बंच पेटिशंस आई थी उनके पास अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वायर्स ऑफ रूल 5 द सिविल कंडक्ट रूल्स 1964 हैज बीन चैलेंज. ठीक है, तो इस रूल में क्या कहता है, द रूल इन टर्म्स बैन्स, जो रूल है हमारे वो कहीं ना कहीं एक बैन करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी. पेटिशनर जो है अपने रेट पेटिशन में दे आर मेंबर्स ऑफ आनंद मार्ग. दे हेल्ड दैट आनंद मार्ग टू बी a religious denomination. In view of the matter, the constitution question raised in these petitions do not survive. कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन है रेज्ड इन दीज पेटिशंस, तो वो डू नॉट सर्वाइव. ठीक है, वी हाउएवर लीव द क्वेश्चन इन व्यू ऑफ द मैटर, क्योंकि क्या क्या कह रहे हैं कि दैट्स अ रिलीजियस, they have held this that Anand Marg to be a religious denomination. In view of the matter, the constitution question raised in these petitions do not survive. Okay, we however leave the question whether the activity of an individual petition in each case amounts to political activity in term of, वो अभी open है. ठीक है,
वी हाउ जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओपन छोड़ दिया है, इसको जो है द एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल पेटिशनर इन ईच केस अमाउंट्स टू अ पॉलिटिकल एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ दैट इज रूल्स ओपन. The individual notices which were issued 2 decades the individual notices which were issued 2 decades back to reach the petitioners, okay, have outlived their utility and shall not be enforced. Notices which were issued जो इंडिविजुअल नोटिस थे जो कि इशू किए गए थे 2 decades बैक to reach of the petitioners have outlived their utility and shall not be enforced. This would, however, be preclude the government from taking any appropriate action against the government employee indulging in political activities in accordance with law. Their petitions are disposed of no custody. This will, however, not preclude the government. ठीक है, तो ये जो है किसी तरीके से भी प्रिक्लूड मतलब कि प्रिवेंट नहीं करेगा गवर्नमेंट को टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स विद बैंड ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन बैंड है और अदर एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट पार्टीज है तो उनका तो कुछ करना ही नहीं है, आप नहीं ज्वाइन कर सकते. अटेंशन इज इनवाइटेड टू सब रूल वन ऑफ दिस which no government servant shall be a member or otherwise associated with any political party or organization which takes part in political nor shall be take part in subscribe in aid or assist to any political party. Attention of the various ministries जो है ड्रॉ की जाती है इसमें, and it was clarified that government have always held the activities of both the Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS and Jamaat Islami to be such of nature that participation in them would attract the provisions, ठीक है, of conduct rules, and that any government servant who is a member of or otherwise associated with the activity is liable to disciplinary. In the context of current situation in the country, the need to ensure secular outlook on the part of government servant is all the more important. Okay, the need to eradicate communal feelings and communal bias cannot be overemphasized. No notice should be taken by government and its officer, local body, state-aided institution of petition or represent on communal basis, and no patronage whatsoever should be extended to any communal organization. Ministry of Finance are therefore requested to especially bring once again to the notice of government employees working under them to emphasize that any disregard of these decisions should be considered as serious act of indiscipline and suitable action against the erring employees. मतलब आपको जो है नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ धर्म प्रचारक संस्था और एंड दूरदर्शी पार्टी इज लायबल टू डिसिप्लिनरी एक्शंस लिख रखा है इसमें. As certain doubts have been raised about government policy with respect to membership of the participant in the activities of Dharma Pracharak Sanstha of Shri Jai Gurudev and Doordarshi Party or their branches or affiliated bodies thereof by government servants. It's clarified that government have held the activities of these two organizations to be of nature that participation in them would attract provisions. ठीक है, तो एक पहले ही कह रहा है आपको कि गवर्नमेंट जो है have held that activities of these two organizations to be held of this nature कि गवर्नमेंट से would attract the provisions जो है इसके अंदर लगेंगे. that is liable to disciplinary action. तो धर्म प्रचारक संस्था या फिर दूरदर्शी पार्टी ये भी आपके लिए बैन है. ठीक है, आगे है ज्वाइनिंग. अब हम सेक्शन नंबर 6 पर पहुंच गए हैं. इट सेज ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट. तो बोलता है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल ज्वाइन और कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ an association the objects or activities of which are prejudicial to the interest of sovereignty integrity और पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी. अगर इसके अगेंस्ट में कोई भी जाएगा तो वो तो हमें ज्वाइन नहीं करनी है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को ज्वाइन नहीं करना है. ठीक है, तो बोलता है डिस्प्ले ऑफ पोस्टर्स और अदर नोटिस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट यूनियन इन गवर्नमेंट ऑफिस. ऑफ लेट जो है ग्रोइंग टेंडेंसी हैज़ बीन नोटिस्ड among government servant acting individually or through unions, association or affixing posters and other notices on the walls, door of government offices and buildings. देखिए इस तरीके से जो है टेंडेंसी बढ़ती जा रही है अभी. ठीक है, एंड इट हैज़ बीन
has been noticed that government servant जो है acting individually or through unions, association, or fixing posters and other notices on the walls, doors of government offices or buildings, इस तरीके से करते हुए पाए गए हैं. इन दिस कनेक्शन जो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट का एक एक्सेट है विच प्रिस्क्राइब द नेचर ऑफ पोस्टर्स दैट कैन बी डिस्प्लेड बाय द recognized association trade unions on notice board in the office premises with the permission of the competent authority. ठीक है, ये जो ऑर्डर है दैट प्रिस्क्राइब द नेचर ऑफ पोस्टर्स दैट कैन बी डिस्प्लेड बाय रिकॉग्नाइज्ड और बाय द रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशंस, ठीक है, with the permission of the competent authority at places specified for this purpose. The facility so provided to recognize association unions not confer on individual government servants. ठीक है, ये जो फैसिलिटी दे रखी है सो प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज does not confer on individual government servants or their association union any right to display posters or other notices. मतलब आपको वो नहीं करना है. ठीक है, the Ministry of Finance are requested to enlist that the cooperation of their employees and the recognized staff association units in the matter for ensuring maintenance of neat and tidy appearance of the office buildings and premises. Government servant who affix or display posters responsible for the display of such notice in violation of these instructions would be rendering themselves liable to appropriate action. नेक्स्ट है आपका एक्सेप्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. तो यही है डिस्प्ले ऑफ नोटिस बाय द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन इन द ऑफिस प्रोवाइड. The facility for display of notices of a non-controversial nature in office premises had been granted to recognized associations, trade unions by some of the ministry or departments, in some cases subject to prior approval of the notices, other than those of specified types. It has been decided that in other departments where such facility have not been granted hitherto, the association may be allowed to display notice related to further following matters. ठीक है, देखिए यहाँ पर जो फैसिलिटी है फॉर डिस्प्ले ऑफ नोटिस ऑफ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल नेचर इन द ऑफिस प्रोसेस हैड बिन ग्रांटेड, ये ग्रांट की गई है पहले से. ठीक है, हैड बिन ग्रांटेड टू रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन या ट्रेड यूनियंस. ठीक है, और जहाँ पर क्या है आपको उस केस में क्या करना पड़ता है, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है. अ, और जहाँ पर ये जो फैसिलिटीज हैव नॉट बिन ग्रांटेड, ठीक है, यूनियंस में बी अलाउड टू डिस्प्ले नोटिस. तो वो कैसे कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, दैट दे कैन display the date, time, place and purpose of meeting, statement of accounts, income expenditure of the unions, announcement regarding holding of elections, excluding canvassing therefore and result thereof, a reminder of the membership, reminders जो है of the membership of associations, ठीक है, unions in general way about the dues outstanding against them, announcement relating to matters of general interest to the association that they are not in nature. announcement जनरल इंटरेस्ट की जो अनाउंसमेंट है वो कर सकते हैं आप. दैट आर नॉट इन नेचर ऑफ क्रिटिसिज्म, नॉट सबवर्सिव टू डिसिप्लिन, डू नॉट कंटेन ऑब्जेक्शनेबल या ऑफेंसिव लैंग्वेज, डू नॉट कंटेन अटैक्स, डू नॉट अटैक्स कंटेन अटैक्स और इंडिविजुअल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं. अब बोला गया है नेक्स्ट आपका अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज ऑफ एन एसोसिएशन अटैक द प्रोविजन. इन द मीटिंग ऑफ द कमिटी ऑफ नेशनल काउंसिल JCM में जो है आपका हेल्ड ऑन 1977 में staff side referred to their request that it should be clearly laid down as to how it should be decided whether the objects or activities of an association attract the provision of Rule 6. As without such clarification, it was possible for any competent authority at any level to proceed against an employee for violation of the aforesaid rules without proper justification. ठीक है, the review staff have been considered carefully by the government as comprehensive and exhaustive enumeration of such objects and activities which would attract Rule 6 is not practicable, and as the apprehension of the staff side was mainly in regard of possibility of arbitrary action at the lowest level, it has been decided that action for alleged violation of Rule 6 can be taken by disciplinary authority. Okay? It has been decided that action जो है for alleged violation of Rule 6 can be taken by the disciplinary authority only when an authority not below the rank of head of the department.
has decided that the object of activities of institution concerned are such as would attract Rule 6 IBID, where the HOD is himself in doubt. तो मान लीजिए कहीं पर जो HOD है वो उनको खुद डाउट है इस चीज पर, he shall seek the advice of the administrative ministry concerned before the action for the alleged violation लिया जा सके. ठीक है. तो ये हमारे जो है अब तक हमने वी हैव कवर्ड अप टू 6, मतलब जो है 6 जो सेक्शंस हैं ये हमारे हो गए हैं. ठीक है. नाउ वी जस्ट मूव टू सेक्शन नंबर 7, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक्स. ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, सो वी हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट. It says no government servant shall engage himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of state, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or involves contempt of court, defamation or incitement to any offense. ठीक है. Resort to or in any way abet, ठीक है, abet any form of strike or coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to his service or service of any government servant. ठीक है. आपका इसके अंदर कुछ GIDs हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका GIDs, that government servant who are office bearers of service association not to deal in their official capacity with matters connected with those associations. इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है who are office bearers of service associations not to deal in their official capacity with matter concerned with association. में कहता है a point has been raised whether after the promulgation of the civil services rules, central civil services rules, the convention that an officer who may be required to deal in a responsible capacity with representation from a service association, ये कह रहा है the convention that an officer who may be required to deal in a responsible capacity with representation from a service association should not be an office bearer or a member of the executive committee of that association would continue to be observed. It has been decided that any government servant who is an office bearer or a member of the executive committee of a service association should not himself deal in his official capacity with any representation or other matter with the association. ठीक है. यस. तो कोई भी जो अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो ऑफिस बीरर है किसी भी या फिर मेंबर है किसी एग्जीक्यूटिव कमेटी का, ठीक है, ऑफ अ सर्विस एसोसिएशन, कोई भी एक सर्विस एसोसिएशन का सर्विस एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है, तो ही शुड नॉट हिमसेल्फ डील इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी विद एनी रिप्रेजेंटेशन और अदर मैटर कनेक्टेड विद द एसोसिएशन. वो वैसे डील नहीं करेंगे ना ऑफिशियल कैपेसिटी में उनको. यस. नेक्स्ट है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्ट्राइक अंडर द कंडक्ट रूल्स. दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि स्ट्राइक मतलब क्या चीज़ें हैं जो स्ट्राइक को डिफाइन करती हैं. रूल 7 ऑफ द CCS कंडक्ट रूल्स 1964, ठीक है, provides that no government servant shall resort to or in any way abet any form of strike in connection with any matter pertaining to his service or the service of any other government servant. Instances have come to the notice of governments where employees resort to various methods of protest or redress of grievances, some of which are tantamount to strike. References have been received seeking clarification whether certain acts are covered under the definition of strike, and if so, whether action can be taken against such employees for violation of conduct rules. It is therefore clarified that strike का मतलब क्या है? Strike means refusal to work or stoppage or slowing down of work by a group of employees acting in combination. ठीक है, क्या क्या है? That is mass absentation from work. अगर आप बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे लोग जो हैं अगर एबसेंट हो जाते हैं, ठीक है, एब्सेंटेशन फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन विच इज़ रोंगली डिस्क्राइब्ड एज मास कैजुअल लीव. ठीक है, तो गलत तरीके से जो है मास कैजुअल लीव बोला गया है, तो ये गलत है, इस पर आप पर एक्शन होगा. रिफ्यूजल टू वर्क ओवर टाइम वेयर सच ओवर टाइम वर्क इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी करते हैं तो ये भी गलत है आपका. नेक्स्ट थर्ड है आपका रिसोर्ट टू प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को रिसोर्ट करना और कंडक्ट विच इज़ लाइकली टू रिजल्ट और रिजल्ट्स इन दी सेसेशन और सब्सटेंशियल रिटार्डेशन ऑफ वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सच प्रैक्टिसेस इंक्लूड विट व्हाट आर कॉल्ड गो स्लो, जैसे बोलते हैं ना आराम आराम से चलो यार, सिट डाउन, पेन डाउन, स्टे इन, टोकन, सिंपैथेटिक और एनी अदर सिमिलर स्ट्राइक. ठीक है, एज ऑल्सो एब्सेंस फ्रॉम वर्क फॉर पार्टिसिपेशन इन अ बंद, also absence from work for participation in a बंद और similar movements. तो ये सब जो है वो डेफिनेशन स्ट्राइक की डेफिनेशन के अंदर आएगा. ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको. दैट इज मास एब्सेंटेशन फ्रॉम वर्क विदाउट परमिशन, refusal to work overtime, then resort to practices or conduct which is likely to result in the cessation or substantial retardation of work. ठीक है. और also absence from work for participation in a band or similar movement. Government servant who resort to action of the above kind violate rule 7(2) and disciplinary action can be taken against them. ठीक है. disciplinary actions जो है can be taken against them. It may be noted the list of activities which are covered and the definitions are in above is only for illustrative. ये जो है only illustrative है and not exhaustive. ठीक है. It only clarifies the position of the practices which are often resorted to the present. तो यहाँ पर जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ स्ट्राइक अंडर द कंडक्ट रूल्स ये बोलता है दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रिसोर्ट टू और in any way abet from strike abet any form of strike in connection with any matter pertaining to his service. ठीक है. प्रोवाइड दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है शैल रिसोर्ट टू और एनी वे abet from any of the strike in connection with any matter pertaining to his service or service of any other government servant. All right. आगे चलते हैं इसमें. Next we have is participation by central government in घेराव. ठीक है. Instances have come to the notice of government in which employees of certain central government office जो है staged what is called घेराव involving forcible confinement. घेराव का मतलब क्या है यहाँ पर? That is involving forcible confinement of public servants within office premises by surrounding their places of duty and have held demonstration meeting both within office premises during office hours and outside the office premises beyond office hours. तो ये घेराव हो गया, right? Tending to forcible confinement of public servants within the office premises. Such demonstration activities are prejudicial. तो ये जितनी भी जो एक्टिविटीज हैं दे आर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक ऑर्डर, राइट. तो ये कहीं ना कहीं हार्मफुल है फॉर द पब्लिक ऑर्डर, राइट. Public order and also involve criminal offense like wrongful restraint, wrongful confinement, criminal trespass, or incitement to commit offenses. They are also subversive of discipline and harmful to the public interest. And participation in them by government servant amount to conduct wholly. ठीक है. पार्टिसिपेशन अगर आप करते हैं इनमें देन इट विल कंडक्ट होली अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड वुड कॉन्स्टिट्यूट गुड एंड सफिशिएंट रीजन विद इन द मीनिंग ऑफ रूल 11 ऑफ सीसीए रूल्स 1965. ठीक है. तो रूल 11 जो कहता है उसके अंदर आप जो है सीसीए रूल्स के अकॉर्डिंग आप जो है ये आप अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट का काम कर रहे हैं. इट हैज़ देयरफॉर बीन डिसाइडेड दैट अ सीरियस व्यू शुड बी टेकन ऑफ सच एक्ट ऑफ लॉलेसनेस. ठीक है. एंड insubordination on the part of public servant. The central government departments are also advised to take action on the following lines in such cases. Disciplinary action सबसे पहले लिया जाएगा आपके ऊपर. That is disciplinary action should be taken against the prominent participation in the घेराव. ठीक है. जो भी प्रोमिनेंट पार्टिसिपेशन कर रहे हैं घेराव में उन पर डिसिप्लिन एक्शन लिया जाएगा फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल 3 and 7 of the CSS conduct rules. In the charge sheet to be served in pursuance of such disciplinary action, it should be specified to the extent that the facts justify the demonstration prejudicial to the public order. ठीक है. उसके अंदर आप ये फैक्ट्स को जस्टिफाई करेंगे कि जो डेमोन्स्ट्रेशन है दैट इज हार्मफुल टू द पब्लिक ऑर्डर एंड इन्वॉल्विंग क्रिमिनल ऑफेंसेस नेमली रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. इस तरीके से आप उसके अंदर मेंशन करेंगे. ठीक है.
and that such conduct was subversive of discipline and harmful to the public interest, and that the conduct was wholly unbecoming of a government servant. तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे एक दे रखा है सबवर्सिव। सबवर्सिव मतलब होता है सबवर्ट करना किसी को, मतलब कि किसी भी सिस्टम को डिसरप्ट करना एक तरीके से, ट्रबल, ठीक है। राइट। एब्सेंस फ्रॉम वर्क ऑन अकाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन इन घेराव। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि अगर कोई मान लीजिए घेराव के अंदर एब्सेंस हो जाता है, एब्सेंट, उस केस में क्या करेंगे, इन ऑल केसेस भी इसको क्या करेंगे आप, अनऑथराइज एब्सेंस क्लियर करेंगे। इन इन्वोकिंग ब्रेक इन सर्विस, उस केस में आप ब्रेक इन सर्विस भी दे सकते हैं, ठीक है। द एब्सेंस शुड नॉट बी रेगुलराइज एज लीव ऑफ एनी काइंड। और ये इसको अगर आप कोई घेराव में पार्टिसिपेट करता है तो वो जो एब्सेंस होगी इट शुड नॉट बी रेगुलराइज एट एनी काइंड ऑफ लीव whenever there is a case of घेराव, wrongful restraint, confinement, ठीक है, और एनी अदर कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है जिसके अंदर क्लियरली, मतलब जो दिखता है एकदम से, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है जिसके अंदर जो पुलिस है दे आर एम्पावर्ड टू मेक एन अरेस्ट विदाउट एनी वारंट और प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉग्निजेबल है मतलब जो साफ साफ दिख रहा है आपको, इट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। ऑल राइट। तो बोलता है वेर एवर देर इज अ केस ऑफ घेराव, जहाँ पर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हुई है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुई है, या फिर क्रिमिनल ट्रांसफर है, या फिर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। इन दैट केस अ रिटन रिपोर्ट शुड बी मेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो इसमें केस में आप क्या करेंगे, रिटर्न रिपोर्ट देंगे टू द ऑफिसर in charge of the police station having jurisdiction जिसकी भी है, requesting him to register the offence and to take action under the law. The names of the offender to the extent known and to the responsible witness to the offences should be included in the written report. Copies of the report should be endorsed to police commissioner या SIP या फिर होम सेक्रेटरी को करेंगे, ठीक है। इफ नॉट विद स्टैंडिंग द मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, police take no action on such report, action should be taken properly to file a complaint before the appropriate magistrate. मैंडेटरी प्रोविजन जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, एंड पुलिस टेक नो एक्शन ऑन सच रिपोर्ट, action should be taken promptly to file a complaint before the appropriate magistrate in respect of substantive offences under the IPC or other laws. In certain circumstances, a petition could be filed before the High Court for issue of appropriate writ, but this should be done after taking legal advice. Okay? While taking action to file a complaint before the appropriate magistrate, the assistance of the officer of the Central Bureau, CBI, जो है, if any available locally, may also be taken in drafting the complaints and deciding the manner in which the evidence should be collected and produced. Okay. Next है आपका holding of meetings demonstration by government servant within office premises is violative. देखिए demonstration they are sometimes held by government servant in contravention of rule this 7.1. The government of India hereby want to make it clear that holding of meeting demonstration by government servant without permission, okay, without permission within his or their office is strictly prohibited, and any violation of these instructions will take serious note and
दोज कंसर्न विल बी डेल्ट विद सुटेबली अंडर द डिसिप्लिनरी रूल्स। ठीक है, तो क्या है, फिफ्थ है आपका इसके अंदर एक और GID जो है, दैट इज पार्टिसिपेशन इन एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, मास कैजुअल लीव, बॉयकॉट ऑफ वर्क एटसेट्रा बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। The instruction जो है issued by the DOPT prohibit the government servant from participating in any form of strike including mass casual leave। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना इसको, इफ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है पार्टिसिपेट जो है कहीं ना कहीं इन एनी ऑफ दी मास कैजुअल लीव, या फिर जैसे बोलते हैं गो स्लो एटसेट्रा, और एनी वे अबेट एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक। अबेट का मतलब होता है एनकरेज करना। ठीक है, एनकरेज करना किसी गलत एक्टिविटी में बेसिकली। ठीक है, तो या सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप एबेट भी कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर एनकरेजिंग समवन टू डू समथिंग, उस केस में भी एनी फॉर्म ऑफ स्ट्राइक विच विल बी इन वायलेशन ऑफ रूल्स एंड ऑफ द कंडक्ट रूल्स। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो अग्रीड इन सेवरल जजमेंट दैट गोइंग ऑन अ स्ट्राइक इन इज अ ग्रीव मिसकंडक्ट। ठीक है, दैट इज गोइंग ऑन अ स्ट्राइक जो है दैट इज अ ग्रीव मिसकंडक्ट अंडर द कंडक्ट रूल्स, एंड दैट मिसकंडक्ट बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज रिक्वायर्ड टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, एंड जो है दैट मिसकंडक्ट जो है बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर कोई भी होता है is required to be dealt with in accordance with the law. Any employee going on a strike in any form would face consequences which, besides deduction of wages, may include appropriate action. ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन, और उसकी सैलरी भी कट सकती है उस दिन के लिए। और जॉइंट कंसिलेटिव मशीनरी जो है JCM में for central government employees is already functioning. The scheme has been introduced with the object of promoting harmonious relation and securing the greatest measures of cooperation between the government in its capacity as employer and the general body of its employees in matter of common concern, with the object further of increasing the efficiency of public service. Therefore, apart from the fact that any form of strike, mass casual leave, boycott of work would be in violation of conduct rules, going on any form of strike will also not be in the interest of employees. Accordingly, the undersigned is directed to convey that if any employee or an association or group of employee under any nomenclature indulge in any form of strike, boycott of work in pursuance of any alleged demands, or send any letter conveying of their intention to organize any such event। ठीक है, तो ये बोला गया है that and that if any employee or association or a group of employees under any nomenclature indulge in any form of strike, boycott of work in pursuance of any alleged demands, or send any letter conveying of their intention to organize such event in terms of procurement and above, the salary of such employees for the day। इस केस में क्या करेंगे, वो बोल रहे हैं the salary of such employees for day or days in question shall not be paid, and the details of such employees shall have to be intimated by the concerned office where such an event took place to the administrative डिपार्टमेंट को वो जो है बताएंगे वहाँ पर विद इन 15 days ऑफ सच इंसिडेंट, 15 दिन के अंदर अंदर, एक्सक्यूज मी, 15 दिन के अंदर अंदर बताएंगे फॉर अ डिसीजन हाउ द ट्रीटमेंट ऑफ how the unauthorized absence occasioned by such an action by the employees, this will be without prejudice। ये बार बार आता है, एक वर्ड आता है यहाँ पर विदाउट प्रिजुडिस। प्रिजुडिस का मतलब है विदाउट हार्म, विदाउट प्रिजुडिस टू एनी डिसिप्लिनरी एक्शन मे बी इन without prejudice, without harm to any disciplinary action that may be initiated against such employees। ठीक है, ओके, तो हम 7 तक हमारा कंप्लीट हो गया है सेक्शंस। नाउ वी मूव टू सेक्शन नंबर 8। इट सेज कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया। बोलता है नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन, मतलब कि जो है एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन of the government own wholly or in part or conduct or participate in the editing or management of any newspaper or other periodical publication or electronic media। ठीक है, nothing in sub rule 1 shall apply in case of a government servant in bona fide discharge of his official duties। अगर bona fide discharge करे official duties तो ठीक है, आप कर सकते हैं।
A government servant publishing a book or participating in public media shall at times make it clear that the views expressed, उसको अगर मान लीजिए आपको एक बुक पब्लिश कर रहे हैं जिसमें क्लियरली आपको एक्सप्रेस जो है आर इज ओन एंड नॉट दैट ऑफ गवर्नमेंट, आपको वो क्लियर करना है कि ये जो व्यूज़ है ये मेरे अपने खुद के व्यूज़ हैं, ना कि इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई भी रोल है। तो ये आपको पहले ही क्लियर कर देना है इसके अंदर, राइट। चलिए बात करते हैं, कुछ जीआईडीज हैं यहाँ पर, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इट्स इज टाइम लिमिट beyond which permission may be assumed to have been granted by the competent authority in the absence of any communication from him। देखिए टाइम लिमिट बियॉन्ड विच परमिशन में बी एज्यूम्ड, टाइम लिमिट जो है जिसके बाद जो है परमिशन में बी एज्यूम टू हैव बीन ग्रांटेड बाय द कंप्यूटर अथॉरिटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम हिम। ओके, क्या क्या बोलते हैं इस केस में, वेर इन टाइम लिमिट्स फॉर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग परमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल कंडक्ट रूल्स were prescribed. The matter has been reviewed and it has been decided to prescribe the following time limits in supersession of the earlier order with immediate effect। Okay, तो क्या है, अगर मान लीजिए कनेक्शन विद प्रेस और रेडियो, ठीक है, 8 का 1, कोई भी गिफ्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन इन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो 30 डेज के अंदर जो है परमिशन ग्रांट की जाएगी। ट्रांजैक्शन इन 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 इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो वो 60 डेज के अंदर परमिट की जाएगी। ओके, दैट्स रियली नाइस। ये बोलता है टाइमलाइन जो है, टाइम लिमिट बियॉन्ड विच परमिशन में बी एज्यूम टू हैव बीन ग्रांटेड बाय द कंपनी अथॉरिटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम हिम। अगर कम्युनिकेशन वहाँ से आपने कोई इंटीमेशन दिया, ठीक है, अगर वहाँ से इतने दिन के बाद नहीं आया तो उसको आप ऑटोमेटिकली ग्रांट समझा जाएगा इसको, ठीक है। कनेक्शन विद प्रेस और रेडियो, या फिर गिफ्ट्स, या फिर ट्रांजैक्शन और इन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो होगा 30 डेज के अंदर अंदर तीनों के लिए। दूसरा है ट्रांजैक्शन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया और विद फॉरनर्स, वो 60 डेज का टाइम है। तो क्या कहा गया इसके अंदर, वेयर इन टाइम लिमिट्स फॉर ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग परमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंडक्ट रूल्स वर प्रिस्क्राइब्ड, दैट मैटर हैज बीन रिव्यूड, और उनको टाइम लिमिट को चेंज कर दिया गया। तो अगर आपका कनेक्शन विद प्रेस और रेडियो जो कुछ भी है आप देना चाहते हैं, कोई भी गिफ्ट के बारे में आप परमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है, तो 30 डेज की टाइम लिमिट है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया फिर विद फॉरेन है तो उसमें 60 डेज का टाइम है। The above time limits are to be reckoned from the date of receipt of the request। ये कब से माना जाएगा, जो above time limits हैं that are to be reckoned from the date of receipt of the request। ये reckoned मतलब क्या है, are to be reckoned मतलब स्वीकृति की जाएगी या माना जाएगा वहाँ से। reckoned मतलब होना चाहिए मतलब हाँ, वहाँ उस दिन से गिना जाएगा एक तरीके से, ठीक है, या फिर उसको माना जाएगा उस दिन से, ठीक है। reckoned from the date of receipt of the request of the government employee for grant of permission under the relevant rules। An acknowledgement showing the date of receipt may be given to the employee। एक acknowledgement ले लेंगे आप, showing that the date of receipt may be given to the employee whenever the request is received। ठीक है, आपको एक acknowledgement दे देनी है। In the event of failure on the part of competent authority to communicate its decision to the government employee concerned within the time limits indicated, the employee concerned shall be free to assume that permission has been granted to him। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कंपिटेंट अथॉरिटी है, अगर फेल हो जाती है, इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी टू कम्युनिकेट इट्स डिसीजन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसर्न, ठीक है, विद इन द टाइम लिमिट्स इंडिकेटेड अबव, द एम्प्लॉय जो है, द एम्प्लॉय कंसर्न shall be free to assume that permission has been granted to him। These issues may be brought to the notice of all authorities and under the provision of CCS Conduct Rules 1961। All requests of government servant under the following are dealt with expeditiously so that no occasion arises from the permission that permission has been granted in case of failure। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है आपका ओके, तो हमारा जो है 8 तक हमारा पूरा हो गया है अब आपका, ठीक है। अब बोलते हैं हम क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का जो क्रिटिसिज्म है उसके बारे में आपके क्या क्या रूल्स हैं। इट सेज नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल इन एनी रेडियो ब्रॉडकास्ट, ठीक है, in any radio broadcast, telecast to any electronic media, in any document published, कोई भी आप डॉक्यूमेंट पब्लिश करते हैं उसके अंदर, in his own name और anonymously,
या pseudonymously or in the name of any other person or in any communication to the press, ठीक है, or in any public utterance make any statement or fact or opinion which has a effect of an adverse criticism of any current or recent policy. मतलब आपको जो है कभी भी अपने तरफ से कोई भी एडवर्स क्रिटिसिज्म नहीं देना है किसी भी रीसेंट पॉलिसी के लिए या फिर कोई भी गवर्नमेंट का जो एक्शन है उसके अगेंस्ट में, provided that in case of any government servant included in any category of government servant specified in the second, ठीक है, nothing contained in this clause shall apply to bona fide expressions. ठीक है, अगर आप वो बोनाफाइडली कर रहे हैं मतलब जेन्युइनली अगर आप कर रहे हैं ऑफ व्यूज बाय हिम एज एन ऑफिस बीरर ऑफ अ ट्रेड यूनियन, ठीक है, nothing contained in this rule shall apply to a bona fide expression of views by him as an office bearer of a trade union में है तब कर रहे हैं या फिर association of government servant है for the purpose of safeguarding the conditions of service, तो उस केस में नहीं माना जाएगा. ठीक है, तो इसके ये क्या क्या बताया इन्होंने, which is capable for securing an improvement thereof or which is capable of embarrassing the relations between the, तो ऐसे कुछ भी नहीं करना है जिससे आपको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर गवर्नमेंट में कुछ दिक्कत हो सकती है. विच इज़ कैपेबल ऑफ एम्बेरसिंग द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द, और किसी फॉरेन स्टेट के बीच में. Provided that nothing in this rule shall apply to any statement made or views expressed by a government servant in his official capacity or due performance of his duties assigned to him. ठीक है, ये इसके अलावा उसको कोई नहीं रोकेगा. That shall not apply to any statements. ठीक है, it should nothing in this rule जो है shall apply to any statement made or views expressed by a government servant in his official capacity में अगर किया है कुछ भी और in the due performance of the duties assigned to him तो आप नहीं करेंगे. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन, तो GIDs है इसमें. गवर्नमेंट सर्वेंट विजिटिंग फॉरेन कंट्री शैल नॉट एक्सप्रेस व्यूज ऑन इंडियन ऑन फॉरेन अफेयर्स. ये कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर बाहर किसी कंट्री में जाता है देन दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग एक्सप्रेशन टू व्यूज ऑन इंडियन और फॉरेन अफेयर्स एंड इन पर्टिकुलर फ्रॉम मेकिंग एनी रिटर्न, ठीक है, इन पर्टिकुलर जो है फ्रॉम मेकिंग एनी रिटर्न और ओरल स्टेटमेंट विदाउट स्पेसिफिक प्रायर अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ द इंडियन मिशन. ठीक है, तो वहाँ पर आपको अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं करने हैं. सर्विस एसोसिएशंस पासिंग रेजोल्यूशंस ऑन इश्यूज विच इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ रूल बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉय. देखिए सर्विस एसोसिएशंस जो है अगर इफ दे आर पासिंग सम रेजोल्यूशंस ऑन इश्यूज विच इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ रूल बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉय, instances have come to notice that of government service association including federation union वगैरह जो है they pass employees passing resolution making statements or expressing opinion on issues which involve violation of individual employee. ठीक है, इसमें क्या बोला गया है that the ministries are requested to take note of the breaches of this rule and to initiate disciplinary action by calling for explanation from those individuals who are signatories to parties to the resolution or other activities mentioned above if they are serving government employees and if they are in their individual capacity or their capacity as office bearer of office association of government employees or editor public, ठीक है, have issued such associations have violated the provision of above mentioned conduct rules. In spite of the above instructions, certain resolution passed by service association criticizing the action of a state government in the regard to the dismissal of some of their employees have come to the notice of government without prejudice to the direction of the disciplinary authority to institute disciplinary action against the employees concerned. Should it want to do so, it is requested that provision of the above OM may be brought to the notice of our employees for the guidance that signatory or party to the resolution passed by service association, union, federation which violate against the provision of conduct rules would render themselves liable to disciplinary actions. ठीक है, ये समझ में नहीं आया, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया, इसको दोबारा से रीड कर लेते हैं. क्या ये कि जो भी सर्विस एसोसिएशंस है, ठीक है, इफ दे आर पासिंग एनी रेजोल्यूशन किसी भी इशू पर इसमें इन्वॉल्व है वायलेशन ऑफ रूल बाय द इंडिविजुअल एम्प्लॉय. ठीक है, देखिए इंस्टेंसेस हैव कम टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सर्विस एसोसिएशन, नोटिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सर्विस एसोसिएशंस including federation या फिर union of government employed, they are passing resolution making statement or expressing opinion on the issues which involve violation by the individual employee. ये कई बार जो है they pass the resolutions, ठीक है, या फिर statement करते हैं
on issues which involve violation by the individual employees, which involve violation by the किसी एक इंडिविजुअल ने एम्प्लॉय ने कुछ गलत किया है तो उसके ऊपर वो अपने तरफ से जो है कुछ रेजोल्यूशंस पास करते हैं या कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं या अपना अपना ओपिनियन जो है एक्सप्रेस करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो उस केस में क्या है, जो मिनिस्ट्रीज हैं दे आर रिक्वेस्टेड टू टेक द नोट ऑफ द ब्रीचेस ऑफ दिस रूल एंड टू इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन। तो उस केस में क्या होगा, initiate disciplinary action by calling for explanation from those individuals who are signatories or parties to the resolution that have been mentioned above if they are serving as government employee, okay, and if they in their individual capacity or in their capacity of bearer of associations of government employee or editor office bearer of journals issued by such associations have violated the provisions of the above mentioned conduct rules. So in spite of the upward side of instructions, certain resolutions जो है passed by service association criticizing certain resolutions that are passed by service association union criticizing the action of state government in regard to dismissal of some of their employees, ठीक है, जिसमें वो करते हैं मतलब जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉयज को डिसमिस कर दिया तो उसके उसके साथ फिर वो खड़े गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। तो विदाउट प्रेजुडिस टू द डायरेक्शन ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट विदाउट प्रेजुडिस without harm to the prejudice मतलब harmful without harm to the direction of the disciplinary authority to institute disciplinary action against the employees concerned should it want to do so, it is requested the provision of above may be brought to the notice without any harm to the direction of the disciplinary authority to institute disciplinary action against the employees concerned should it want to do so, इसको ऐसा करना चाहिए था। it is requested that provision of above may be brought to the notice of the all employees of their for their guidance, ऐसा उनको नहीं करना है, ठीक है। that signatories or parties of resolution जो भी हैं etc passed by service associations which violate against the provision of conduct rules would render them liable to disciplinary actions, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एस्टिमेट कमेटी रिकमेंडेशन फॉर गिविंग फ्रीडम टू ऑफिसर्स टू एक्सप्रेस देयर डिफरिंग व्यूज। एस्टिमेट कमेटी ने पैरा 20 के अंदर बोला है 93rd रिपोर्ट के अंदर अपना that as regards the obligation of the ruling party toward the permanent services, the committee can do no better than to quote from a speech delivered by the late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri during the course of discussion in the Lok Sabha relating to demand for grant to the Ministry of Home Affairs to which he was then the minister in charge. The services, if their morale has to be kept up, must be given full freedom to express their differing views, ठीक है। तो ये उन्होंने बोला था श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला है ये, ठीक है। The services, if their morale has to be kept up, must be given full freedom to express their differing views. It is entirely for the minister to accept the view of the officers or not. ठीक है, minister to accept the view of the officers or not. If they are made to do something, then the morale of the services will go down and the administration will suffer. And I personally think that ultimately the people will also suffer. While the committee endorsed the forthright view expressed by the then Home Minister regarding the desirability of granting complete freedom to government officers to express their differing views, they would also like government to act their capacity in loco parentis to the public services and shield them against the all unjustified attacks from whichever source they are launched, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड आया लोको पेरेंटिस। लोको पेरेंटिस मतलब क्या होता है, लोको पेरेंटिस मतलब होता है दैट्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। that refers to the legal responsibility of a person or organization to take on some of the functions and responsibility of a parent। ये कह रहा है गवर्नमेंट टू एक्ट इन देयर कैपेसिटी ऑफ लोको पेरेंटिस to the public services
and shield them against all justified attacks from whichever source they are launched. In the opinion of the committee, nothing can weaken the morale of public services more than a general feeling that in certain set of circumstances they may be subjected to harassing inquiries with no prospect of any protection from any quarter or whatever they might have done in good faith. The above recommendation of the committee are brought to the notice of Minister of Finance. Okay. All right. चलिए तो कमेटी क्या कहती है while the committee endorsed the forthright view expressed by the then Home Minister regarding the desirability of granting complete freedom to government officers to express their different views, they would also like government to act in their capacity of loco parentis to the public services and shield them against all unjustified attacks from whichever source they are launched. In the opinion of the committee, nothing can weaken the morale of the public services more than a general feeling that in a certain set of circumstances they may be subjected to harassing inquiries with no prospect of any protection from any quarter or whatever they might have done in good faith. ठीक है, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर पर हम अभी आते हैं. एविडेंस बिफोर कमिटी ऑन और एनी अदर अथॉरिटी. Save as provided in in sub rule 3. No government servant shall accept with the previous sanction of the government give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, committee or authority. देखिए सेव मतलब इन जो रूल 3 में जो बताया गया ठीक है. नो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है शेल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट गिव एविडेंस. विद द प्रीवियस सैंक्शन लिख रखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा. Except with the previous sanction of the government give evidence in connection with any inquiry conducted by any person या कमेटी या फिर अथॉरिटी. तो आपको पहले से प्रीवियस सैंक्शन लेना है, प्रीवियस परमिशन लेनी है. दूसरा, वेयर एनी सैंक्शन हैज बीन अकॉर्डेड, जहाँ परमिशन दे दी गई है. नो गवर्नमेंट सर्वेंट गिविंग सच एविडेंस शेल क्रिटिसाइज द पॉलिसी और एक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ये किसी भी केस में आप जो है गवर्नमेंट सर्वेंट गिविंग सच एविडेंस शेल क्रिटिसाइज द पॉलिसी, कहीं पर भी गवर्नमेंट की पॉलिसी को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है. नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई टू, जो है इसके अलावा कहाँ अप्लाई नहीं होगा. दैट इज एविडेंस गिवन एट एन इंक्वायरी बिफोर एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, शैल अप्लाई टू मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा किस केस में, जब एविडेंस गिवन एट एन इंक्वायरी बिफोर एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, एविडेंस गिवन इन एनी जुडिशियल इंक्वायरी, उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. थर्ड है आपका एविडेंस गिवन इन एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो कुछ GIDs हैं हमारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है. फर्स्ट है पॉइंट्स ऑफ कंडक्ट एंड एटिकेट फॉर द गाइडेंस ऑफ विटनेसेस अपियरिंग बिफोर द कमिटी, पार्लियामेंट एंड देयर सब कमिटी. The witness should note the following points while appearing before a parliamentary committee, a PAC, a estimate committee, and their subcommittee. Due respect to the chairman and committee and subcommittee should be shown by the witness by bowing while entering the room and when taking the seat. तो ड्यू रिस्पेक्ट आपको शो करनी है टू द चेयरमैन by bowing while entering the room when taking the seat. ठीक है. सेकंड, द विटनेस शुड टेक हिज सीट ऑपोजिट टू द सीट ऑफ द चेयरमैन. जो भी चेयरमैन की सीट है उनके जस्ट ऑपोजिट आपको बैठना है. ठीक है, विटनेस जो है सीट लेंगे एकदम चेयरमैन के ऑपोजिट वाली. द विटनेस शुड स्पीक ओनली व्हेन ही इज आस्क्ड ईदर बाय द चेयरमैन और बाय द मेंबर ऑफ द कमिटी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड. ही शुड आंसर टू द चेयर राइजिंग अप हिज सीट. ठीक है, ही शुड आंसर टू द चेयर राइजिंग अप इन हिज सीट, खड़े होकर आंसर देंगे. ये कहना चाह रहे हैं, ही शुड आंसर टू द चेयर राइजिंग अप इन हिज सीट. ओके, ऑल सबमिशंस टू द चेयर एंड कमिटी शुड बी काउच्ड इन courteous and polite language में होगा सब कुछ. When the evidence is completed, the witness is asked to withdraw
ही शुड गो टू द चेयर, जैसे ही उनको बोलता है चल ठीक है विटनेस इज आस्क्ड टू विड्रॉ, ठीक है आप जा सकते हैं, तो ही शुड गो टू द चेयर एंड राइजिंग अप इन हिज सीट, ठीक है। द विटनेस शुड नॉट स्मोक और च्यू व्हेन ही इज सीटेड बिफोर द कमिटी, द विटनेस शुड नोट दैट द फॉलोइंग एक्ट शैल कॉन्स्टिट्यूट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो क्या कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपकी जो है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस या फिर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा। दैट इज फर्स्ट है आपका रिफ्यूजल टू आंसर क्वेश्चंस, रिफ्यूज कर देते हैं अगर कोई भी। प्रीवेरिकेशन और विलफुली सप्रेसिंग द ट्रुथ, अगर आप जानबूझ के जो ट्रुथ है उसको दबा रहे हैं या फिर मिसलीडिंग कर रहे हैं कमेटी को। ट्रिफलिंग विद द कमिटी यूजिंग सॉसी लैंग्वेज, रिटर्निंग इंसल्टिंग आंसर्स, ठीक है। अगर कोई भी सॉसी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं या फिर रिटर्निंग इंसल्टिंग आंसर्स दे रहे हैं तो भी। डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग ए मटेरियल या फिर कोई भी मटेरियल डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो उस केस में भी, ठीक है। टेंडरिंग एविडेंस बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव, जो ARC है उसके सामने, देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है हु आर इंटरव्यूड बाय द कमीशन आर फ्री टू गिव फ्रैंक एक्सप्रेशन ऑन देयर पर्सनल व्यूज, ठीक है। नो परमिशन ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो बोलता है यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट्स में हु आर इंटरव्यूड बाय द कमीशन आर फ्री टू गिव फ्रैंक एक्सप्रेशन टू देयर पर्सनल व्यूज, ठीक है। एंड नो परमिशन, बोलता है नो परमिशन ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, बट एविडेंस टेंडर्ड बिफोर कमीशन शुड नॉट बी गिवन पब्लिसिटी एज that would amount to public criticism of government or unauthorized communication of information, okay। but evidence जो है ना इसका tendered before commission should not be given publicity, ठीक है, as that would amount to public criticism of government or unauthorized communication of information. Government servants are also free to submit memoranda of their own accord direct to the commission and on any subject including in their terms of reference, ठीक है। In such memoranda, government servants can give frank expression to their personal views, but the views so expressed should be not be given any publicity. Care should be also be taken to ensure that such memoranda do not reach any person authority other than the commission. Third है आपका tendering evidence before the pay commission. There is no objection to individual governments submitting the memoranda, etc. Okay? कोई ऑब्जेक्शन नहीं है when the individual submitting the memoranda etc. to the pay commission in their individual capacity, कर सकते हैं आपको, प्रोवाइडेड दैट इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस विल नॉट बी पुट अप इन द कमीशन, प्रोवाइडेड बस एक यही कंडीशन है कि जो भी इंडिविजुअल जो ग्रीवेंसेस है दैट विल नॉट बी पुट टू द कमीशन। टेंडरिंग ऑफ एविडेंस एंड फर्निशिंग ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बिफोर द फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन, देखिए कॉन्सिक्वेंट ऑन द सेटिंग अप ऑफ द फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन फॉलोइंग डिसीजन हैव बीन टेकन। टेंडरिंग ऑफ एविडेंस मींस अमंग सेक्रेटेरिएट ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, secretaries may, if they so desire, give their personal views in the light of their own knowledge and experience. Other secretary officers like additional joint secretary, additional secretary, as well as head of department may also be permitted by government to give evidence orally or in writing to the pay commission on matters coming with within their respective spheres of work. Such officers should, however, obtain the prior permission of government before they appear before the commission. तो आपको क्या करना है, ऑब्टेन करना है प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट बिफोर दे अपीयर बिफोर द कमीशन। The above procedure will not apply to government servant who appear before the pay commission on behalf of service associations. Yes, service association की behalf पर अगर आप जा रहे हैं तो in that case it will not be applicable to you. ठीक है, they may do so without the prior permission if so authorized by the service commission, service association whom they represent. There is no objection to individual government servants submitting memoranda to the pay commission in their individual capacity, provided that individual grievances will not be put up to the commission. Okay? तो यहाँ पर ये क्या है, टेंडरिंग ऑफ एविडेंसेस। देखिए जब भी आप एविडेंस जैसे पे कमीशन के बारे में दे रहे थे तो था अमंग सेक्रेटेरिएट ऑफिसर, ठीक है। सेक्रेटरीज जो है ना, सेक्रेटरीज में इफ दे सो डिजायर गिव देयर पर्सनल व्यूज इन द लाइट ऑफ देयर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। अदर्स भी जो है दे आर अलाउड, जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट और अंडर सेक्रेटरीज जो हैं इस तरीके से दे आर ऑल्सो परमिटेड टू डू सो बाय गवर्नमेंट गिविंग एविडेंस इन राइटिंग या किस तरीके से, बट ऑब्टेन द परमिशन टू गवर्नमेंट बिफोर दे अपीयर टू बिफोर द कमीशन, ठीक है। Furnishing of factual such factual information as commission may ask for should be supplied to them by every ministry. They should also furnish wherever necessary the reason for decision taken by the government in the past and the circumstance in which action was taken. They should help the commission in understanding the policy of government as it has emerged from time to time. While furnishing the actual information as above, ministries and departments should not formulate their opinion at the stage, as the final view of government can be formulated only after the recommendation of pay commission are received.
However, ministries and departments are not precluded from are not precluded. Precluded मतलब क्या होता है? uh, preclude मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, मतलब किसी को किसी काम से करने से रोकना, ठीक है। तो बोलता है such factual information as the commission may ask for should be supplied to them, ठीक है, ये हो गया। While furnishing the factual information as above, ministries and departments should formulate their opinion at the stage as the final document can inform only after recommendation of this. However, ministries and departments are not precluded, मतलब they are not prevented from happening, ठीक है, from analyzing the various factors relating to matter and placing before the commission, ठीक है। ओके, तो ये काफ़ी पुरानी जीआईडी है, तो इस पर आई थिंक इतना कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास 11th नंबर पर आता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। देखिए, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है शेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज इन गुड फेथ कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, provided that no government servant shall accept in accordance with any general or special order of the government or in performance of good faith of the duties assigned to him, communicate directly or indirectly or any official document or any part thereof or classified information to any government servant or any other person to whom he is not authorized to communicate, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ऑफ मैटर फ्रॉम गवर्नमेंट पब्लिकेशन पोजीशन अंडर द इन कॉपीराइट एक्ट। देखिए, अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1940, राइट, कॉपीराइट इन गवर्नमेंट पब्लिकेशन वेस्ट इन द गवर्नमेंट, कॉपीराइट जो है गवर्नमेंट पब्लिकेशन का जो है वेस्ट विद द गवर्नमेंट एंड एनी रिप्रोडक्शन विदाउट कंसेंट ऑफ वर्क। कोई भी जो गवर्नमेंट का जो पब्लिकेशन है दैट वेस्ट विद द गवर्नमेंट एंड एनी रिप्रोडक्शन without consent of the work first published by government ordinarily constitutes an infringement of the copyright, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर इट डिजायरेबल दैट पब्लिक शुड बी एट लिबर्टी टू रिप्रोड्यूस सर्टेन गवर्नमेंट पब्लिकेशन एंड दे आर प्लीज टू ग्रांट जनरल परमिशन टू रिप्रोड्यूस फर्स्ट एनी मैटर विच हैज अपीयर्ड इन द गेजेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या कर रखा है, कोई भी मैटर जो है ना अपीयर्ड इन गेजेट ऑफ इंडिया आप कर सकते हैं एक्सेप्ट सेंट्रल एक्ट्स, ठीक है। मैटर नॉट फर्स्ट पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट्स of the Indian legislature or parliament subject to the condition that these are reproduced together with original material, ठीक है। Acts of the Indian legislature or parliament subject to the condition that these are reproduced together with the original material, जैसे कमेंट्री हो गया। थर्ड आता है आपका वर्नाकुलर ट्रांसलेशंस ऑफ एक्ट्स और बिल्स ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट। तो क्या बोला गया यहाँ पर, परमिशन टू रिप्रोड्यूस अदर गवर्नमेंट पब्लिकेशंस विल बी गिवन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। Other government public will be given special applications for permission should be forwarded to the Surveyor General in case of maps, charts, plans, and other documents published by or on behalf of Survey of India and to the Secretary, the Government of India, in the Ministry of Education in all other cases. Okay? In case of works first published by state government, application for permission to reproduce such works should be made in the absence of any special order passed by the state government to the state government concerned. Communication की बात करते हैं अगर हम, communication of unauthorized information. It has been noticed that the government servants जो हैं and others including former government servants जो हैं have sometimes quoted or copied in their representation, appeal, etc. that government circulars including those marked secret notes जो भी circulars हैं including those marked secret notes and other information from files which they are ordinarily not expected to have seen or have retained, right? Communication of such documents etc to their retention by unauthorized person is not only improper, ठीक है। तो अगर जो ऐसी इन्फॉर्मेशन कुछ भी आपके पास है, that is communication of such information to their retention by unauthorized person is only improper but also involves contravention of rule 11 of the CC's conduct rules or the official secret act of 1923, ठीक है। तो rule 11 of the government service conduct rule lays down that a government servant may not communicate directly to other government
servants to non-official persons or to press any document or information which may have come into possession in the course of his public duties. ठीक है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपकी पब्लिक ड्यूटीज करते करते आपके पास में आ गया है तो वो डॉक्यूमेंट आपको बाहर नहीं दे देना है. Retention of such documents and information by government such in his personal custody for use in furtherance in his personal interest, that is making represent to other, is not only objectionable but also constitutes an offence. A person contravening the provision of these above act renders himself liable to prosecution. Contravention of these provisions of the act and of the conduct rules can also be dealt with departmentally under the relevant discipline rules and may will justify the imposition of a suitable penalty. फिर लग सकती है, राइट. ठीक है, नेक्स्ट आपका डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स वाइल कम्युनिकेटिंग एडवर्स रिमार्क्स इन सीयर्स. ओके, तो इसमें क्या क्या बोलते हैं देख लेते हैं एक बार. Disclosure of identity of superiors officers while communicating adverse remarks in CR. Government have had under consideration the question whether the identity of the officer who recorded adverse remarks in the ACR जो है for government servant should be disclosed while communicating the adverse remarks to him. Cases have come to the notice of this ministry where certain officers are reported to have disclosed the identity of the superior officer who have made the adverse remarks while communicating them. The government servant concerned. It is not necessary to disclose the identity of the concerned uh, since what the government servant should be interested in are the defects and shortcomings. Okay, तो ये बोलता है that it is not necessary to disclose the identity, okay, of the officer concerned since the, okay, what the government servant should be interested in are the defects or shortcomings which his superior has found out in his work. Okay, and conduct and not the particular superior officer who recorded them in the confidential report and the present representation on the remarks, if any, should be objective pertaining of shortcoming notice. Apart from this, disclosure of identity of the superior is also likely to lead to unpleasantness and personal animosity. Okay, this is likely to lead to unpleasantness and personal animosity. It is therefore desirable that while communicating the adverse remark to the government servant concerned, the identity of superior who making such remarks not normally be disclosed. Okay. If concerned necessary to disclose the identity of the superior, the authority dealing with the representation at his discretion allow the identity to be communicated. If however in किसी particular case के अंदर it is considered necessary to disclose the identity of the superior officer, the authority dealing with the representation जो है may at his discretion allow the identity to be communicated. Only officers specially authorized should meet the press. Okay, instances have come to the notice that government of notice of government of leakage of classified information from time to time and their publication in the press. It is the duty of all government servants to safeguard the security of all classified information and papers to which they have access in the course of their official duties. It would be observed from paragraph 6161 MOP का जो है that only ministries, ये important है, that only ministers, secretaries and other officers specially authorized by the ministers are permitted to meet representative of press and give information. As a further safeguard, it has been decided that as a general rule, any officer other than secretary, okay, any officer other than secretary specially authorized by the minister to give information to the press who might have occasion to meet representative of press should immediately submit a gist of the subject discussed to the secretary of ministry in which he is working. ठीक है, देन आता है एमओपी का कुछ सेक्शन यहाँ पर दिया गया, दैट इज अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन. बोला है अनलेस ऑथराइज्ड
by general or specific order. No official will communicate to another official or non-official any information or document which has come to his possession in the course of his official document. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेस. ऑफिशियल कोई भी जो है इंफॉर्मेशन टू द प्रेस और अदर न्यूज़ मीडिया रेडियो टेलीविजन विल नॉर्मली बी कम्युनिकेटेड थ्रू द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. ठीक है, जो है पीआईबी के थ्रू जाएगा कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगा तो only minister, secretaries, and other officers specially authorized on this behalf will be accessible to the representative of the press. Any other official, if approached, they will direct him to press PIB. Will direct him to PIB. Whenever it is proposed to release an official information to the press or to hold a press conference or press briefing to give publicity of it to an official report, resolution or other publication department will consult the accredited information. इसमें क्या करेंगे, रेजोल्यूशन और एनी अदर पब्लिकेशन द डिपार्टमेंट कंसर्न विल कंसल्ट द accredited information officer in advance. The information will meet the authorized official from time to time and collect information worthy of publicity. Detailed procedure in respect of matter mentioned in paragraph as laid down by the Ministry of Information should be followed. Okay. Violation of Rule 11 should be viewed seriously. Instances have come to the notice that some government servants have been unauthorizedly communicating. ठीक है, कि जो कुछ जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, दे हैव बीन अनऑथराइजली कम्युनिकेटिंग विद द प्रेस either in their own name or in the pseudonym. Okay. Instructions have been issued from time to time restricting all government servants from communicating with the press unauthorizedly, but it is observed that provision of conduct rules are not being followed in letter and spirit. Recently, some cases have come to notice when officers जो है, they have criticized in the press function of the own ministry, and views are instances of expression of views which are in direct opposition of the views expressed by the minister. Okay. तो इस केस में क्या है आपका ये वायलेशन है एक तरीके से. दीज आर द वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंडक्ट रूल्स एंड अदर corresponding provision amount to serious misconduct. ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनऑथराइज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. A case has come to notice where an office communication was produced as an exhibit in a court of law by private individual. Okay. Where an office communication जो है, that was produced as an exhibit in a court of law by a private individual who was not supposed or authorized to have access to the said information. Okay. इस तरीके से उन्होंने प्रोड्यूस किया उसको वहां पर, and into whose possession it had evidently come unauthorizedly. So official document fall into unauthorized hands due to the negligence of the possible connivance of the officials in charge of their custody. Such unauthorized communication of information not only cause unavoidable embarrassment to government, but can also sometimes result in more serious consequences. To avoid such situation, therefore, it is necessary that stricter control to be exercised by our concerned authorities, uh, especially those who are responsible for safe custody. Official to ensure that no such document record fall in the unauthorized hands. और ये liable to disciplinary action होगा. Private correspondence with foreign embassies. Private correspondence with foreign embassies, mission high command should be avoided. Yeah, should be avoided. Similarly, no private or personal correspondence on a matter of any official nature should be entered into directly with members of foreign mission in India. Instances of government servants, कुछ ऐसे instances हैं of government servants contravening the aforesaid restriction have come into the notice, are therefore request to ensure कि आप ऐसा ना करें. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका फर्निशिंग रूटीन और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन टू रिकॉग्नाइज एसोसिएशन एंड यूनियन इज परमिसिबल. Furnishing routine or statistical information to recognized association and union is permissible when a request is received from a recognized union. ठीक है, कोई भी अगर ऐसे आती है आपके पास for association of government servant for supplying routine या statistical information, the authority having custody, के पास भी जो custody है, is actually relevant to the purpose given by the union or association. If the required information is not readily available, it will have to be collected and involved. If the information is not readily available, it will have to be collected, involving time and labor not commensurate with the purpose with the views should be informed accordingly. ये permissible है. It बोलता है explanation below the rule will not apply if quotation
is from final order. The explanation below rule 11, okay, below rule 11 provides that a quotation by a government servant in his representation or from any letter, circular or memorandum or from the notes from any file which is not authorized to have access and he is not authorized to keep in his personal capacity shall amount to unauthorized communication of information. Okay, ये क्या होगा? It will amount to unauthorized communication of information. This provision will not apply to quotation by a government servant of any order passed in the case of another government servant whose case is similar to his own, provided that the quotation in such a case is from the final orders passed and not the notings on the file. That quotation by a, that quotation जो है that by a government servant in his representation or any letter या circular or memorandum from the notes from any file to which he is not authorized to have access to give in personal capacity shall amount to unauthorized communication of information. Right? All right. तो अब हम रीडिंग कर चुके हैं अप टू 11. जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो वाला है आपका 12, दैट इज सब्सक्रिप्शन. ओके, यहाँ तक है आपका. एक सेकंड रुक जाइएगा. तो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अभी आई वुड लाइक टू टेक यू नो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे हम इसके लिए, बिकॉज इंस्टेड ऑफ गिविंग 5 और 10 मिनट्स रेस्ट अभी आई थिंक हम जो ये जो नेक्स्ट जो रीडिंग्स हैं इनको हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे. राइट, विद दिस थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग.